हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं जो आपका टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जुड़िए बच्चों फटाफट और हम इस टॉपिक से जुड़ते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि जैविक क्रियाएं प्रत्येक जीव का अभिन्न अंग और सभी जीवों के लिए जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय अत्यंत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जंतुओं में इन क्रियाओं के लिए नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक विशेष तंत्र अंग पाए जाते हैं जो कि पादपों की तुलना में अत्यधिक विकसित होते हैं। ऐसा जंतुओं के गतिशील रहने और बार बार अपने बाह्य वातावरण को बदलते रहने के कारण होता है। जो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए जो तंत्र विकसित किया जाता है, जो तंत्र पाया जाता है, उसे हम तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए क्या तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं, परंतु पादप गतिशील नहीं होते हैं, अतः उनका बाह्य वातावरण लगभग कैसा समान रहता है, अतः उनमें तंत्रिका तंत्र जैसा नियंत्रण एवं समन्वय अनुपस्थित होता है। यह अंतःस्रावी तंत्र अर्थात विशेष रासायनिक समन्वय को, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, के द्वारा ही अपनी जैविक क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, जो कि पादप करते हैं। आगे बात करते हैं मानव में समन्वय कैसे होता है। तो मानव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। जो मानव में है नियंत्रण, वह एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, यानी कि नर्वस सिस्टम की। शरीर की प्रत्येक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले विविध ऊतकों तथा अंगों की क्रियाओं के समन्वय हेतु केवल जंतुओं में एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो जंतुओं में एक विशेष तंत्र पाया जाता है जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, तंत्रिका तंत्र। यह वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके, वातावरणीय जो परिवर्तन है उनको संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके उसे तंत्रिकीय प्रेरणाओं तथा आवेगों के रूप में क्या करता है, प्रसारित करता है और प्रतिक्रियाओं का क्या करता है, संचालन करता है। तो जो यह होता है, यह जो तंत्र होता है, यह क्या करता है, वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में तो क्या करता है बच्चों, ग्रहण करता है और उसे तंत्रिकीय प्रेरणाओं अथवा आवेगों के रूप में आगे क्या करता है, प्रसारित करता है। अगर बात करें तो इसे हम निम्न रेखा चित्र है उसके द्वारा हम देख सकते हैं। सबसे पहले बाह्य या अंतर वातावरण के उद्दीपन को ग्रहण किया, इसने संवेदांग यानी कि ग्राही अंगों के द्वारा ग्रहण किया गया। जो ग्रहण करने के बाद जो मार्ग था वो संवेदांग मार्ग कहलाता है और कहाँ दे दिया गया इन्हें, तंत्रिकाओं को। तंत्रिका इसे किसके रूप में, चालक कोशिक मार्ग के रूप में अपवाह अंग तक पहुंचाता है और अपवाह अंग जहां होता है वह उससे संबंधित जो वातावरण है वहां पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो इस तरीके से हमारा समन्वय यानी कि कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। यह भ्रूण के बाह्य जनन स्थल जैसे कि एक्टोडर्म से बना होता है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक अथवा मुख्य कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। जो इसकी मुख्य कोशिका होती है वो कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी गई है। ये कौन सी इकाई मानी गई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी गई है। अगर आप बात करें कि तंत्रिका के क्या क्या कार्य हैं, तो तंत्रिका के कई कार्य हैं। यह मानव शरीर में ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रित करता है। यह बाह्य वातावरण में संवेदांगों जैसे कि कान, नाक, जिह्वा आदि द्वारा क्या करता है, सूचना को इकट्ठा करता है तथा स्वादांग से स्वाद का पता चलता है, जबकि घ्राण से अंग से किसका पता लगता है, गंध का ज्ञान होता है। तंत्रिका तंत्र हमें सोचने तर्क करने में क्या करता है, सहायता करता है। यह मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। आगे बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की। तंत्रिका कोशिका की बात करें तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है अत्यंत जटिल एवं लगभग 0.0 mm से 1 मीटर तक लंबी होती है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अगर बात करें तो तंत्रिका कोशिका निम्न भागों से मिलकर बनी होती है, साइट्रॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन से। कोशिका काय, ध्रुमाशय और एक क्या होता है, तंत्रिकाक्ष से। इन तीनों भागों से मिलकर आपकी ये निर्मित होती है। यह तंत्रिका कोशिका का पहला भाग कौन सा आता है, आपके कोशिका काय यानी कि साइटोन। इसकी बात करें तो यह तंत्रिका कोशिका का प्रमुख भाग है। इसके जीव द्रव्य में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, वसा बिंदु, अंतःस्पृदवी जालिका आदि के अतिरिक्त अनियमित आकार के निशल्क कण उपस्थित भी होते हैं। इस भाग में तारक काय की अनुपस्थिति इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता को अनुपस्थित होने की पुष्टि करती है। यानी कि इस साइटोन वाले भाग में कई कोशिकांग जैसे कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, वसा बिंदु, अंतःस्पृदवी जालिका आदि उपस्थित होते हैं, लेकिन तारक काय एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। आगे बात करते हैं, दूसरा भाग इसका आता है वृक्षिकांत
यह वृक्षिकांत या द्रुमिका या डेंड्रोइड्स बोलते हैं। यह अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, छोटे एवं शाखामय प्रवर्ध होते हैं और जो सिरों की ओर क्रमशः सक्रिय होते जाते हैं। अगर बात करें वृक्षिक्रांत प्रेरणा या उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर ले जाते हैं या आगे की उद्दीपनों को कहाँ भेजते हैं, साइटोन में भेजते हैं। तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका सभी आवेगों को कोशिका काय में लाने का कार्य करती है। जो द्रुमिकाएं होती है यह सभी आवेगों को कहाँ लाती है, कोशिका काय में लाती है और द्रुमिका की सहायता से ही एक तंत्रिका कोशिका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। तो द्रुमिका की सहायता से ही एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है। यदि इस काट दिया जाए किसे द्रुमिकाओं को तो किसी भी प्रकार का आवेग आगे की ओर संचरित ही नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने का कार्य कौन कर रही है, द्रुमिका ही कर रही है और बाह्य उद्दीपनों के लिए संवेदना प्राप्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आगे बात करें, तीसरा जो टॉपिक आता है इसका भाग आता है तंत्रिकाक्ष या अक्ष तंतु, एक्सोन जिसे बोलते हैं। बात करें कोशिका काय से एक लगभग बराबर मोटाई का लंबा प्रवर्ध अक्ष तंतु या तंत्रिकाक्ष निकलता है। तंत्रिकाक्ष के अंतिम छोर की उपशाखाओं पर गुंडीनुमा संरचना जिसे सिनेप्टिक गुंडियां होती है, जिसे सिनेप्टिक नोड कहते हैं, इसके अंतिम भाग पर होती है, जो तंत्रिकाक्ष के अंतिम भाग पर होती है। इस तरीके से होता है ये तंत्रिकाक्ष। तो इसका जो अंतिम भाग होता है इस तरीके से विभक्त होता है और इसके अंतिम भाग पर ये क्या पाई जाती है, सिनेप्टिक गुंडियां पाई जाती है। ये क्या करती है, अन्य तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के साथ युग्मानुबंधन या सिनेप्स बनाती है। जो अलग तंत्रिका कोशिका होगी यहाँ पर अलग, ये तंत्रिका कोशिका अलग होगी, तो यहाँ के जो इसके डेंड्रोइड है ये निकले हुए होते हैं द्रुमाशय, तो इनके साथ इसका क्या बनता है, संबंध बनता है। तो ये अन्य तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय से क्या बनाती है, संबंध बनाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिकाक्ष चारों ओर से तंत्रिकाक्षद या न्यूरोलेमा से क्या होती है, घिरी हुई होती है। यह श्वान कोशिकाओं से भी बना होता है। ये किससे बना होता है, श्वान कोशिकाओं से बना होता है। जैसे कि डायग्राम में देखेंगे हम लोग, आपको ये बताई देते हैं डायग्राम में। ये तो आपके हो गई द्रुमिका, ये आपके हो गई द्रुमिका हो गई, इसके अंदर ये केंद्रक पाया जाता है। ये तो पहला भाग हो गया द्रुमिका, ये दूसरा भाग हो गया आपके साइटोन और ये तीसरा भाग लंबा हो गया बेलनाकार, यह आपके हो गया तंत्रिका। इसके अंतिम भाग पर ये गुंडियां पाई जाती है और यहाँ पर जो होती है गुंडियों में पदार्थ होता है, यह अन्य तंत्रिका कोशिका के द्रुमाय है। तो इनके मध्य जो संबंध बनेगा ये संबंध आपके क्या कहलाएगा, सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। जैसे कि आपके इसमें तो बना रखा है ये, जैसे कि आपके सिनेप्टिक गुंडी यहाँ दे रखी है, ये अंदर की बात, और इसके बाद दूसरी तंत्रिका कोशिका का द्रुमाशय आ जाएगा तो वहां पर एक संबंध बनेगा, उसे आप क्या नाम देते हो, सिनेप्स नाम देते हो। ये जिसका आवरण होता है, यह आवरण क्या कहलाता है, न्यूरोलेमा। क्या कहलाता, किसका बना होता है, न्यूरोलेमा का बना होता है। और इस पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, श्वान कोशिकाएं पाई जाती है, जिस पर किसका आवरण होता है, यहाँ पर माइलिन कोशिका, माइलिन आच्छद भी पाया जाता है। जहां पर यह अनुपस्थित होती है वहां पर रेनिवर की नोड उपस्थित होती है। तो इस तरीके से इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये देखते हैं, ये सिनेप्टिक गुंडिया वगैरह ये हो गया। यहाँ देखते हैं श्वान कोशिकाएं व इनकी जैसी कुछ दूसरी कोशिकाएं कुछ तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन नामक वसीय पदार्थ के स्रवण के लिए उत्तरदायी होती है, जो आगे जाके माइलिन आच्छद का निर्माण भी करती है, उत्तरदायी होती है। और इन तंतुओं को मज्जाव्रंत, ये मज्जाव्रत कहते हैं। जब तंत्रिका तंतु में माइलिन का अभाव होता है तो वहां मज्जा रहित कहते हैं। जहां माइलिन का अभाव होगा वहां कौन सी स्ट्रक्चर बने, उसे क्या कहेंगे हम, मज्जा रहित कहेंगे। तंत्रिकाक्षद जगह जगह पर तंत्रिकाक्ष से चिपका रहता है। जगह जगह पे किससे चिपका रहता है, तंत्रिकाक्ष से चिपका रहता है। इन स्थानों को रेनिवर की संधि क्या कहते हैं, रोड ऑफ रेनिवर या रेनिवर की संधि कहते हैं। और यही आवेगों को क्या करती है, संचरण का कार्य करती है। जैसे कि डायग्राम में बता रखा है, ये वाला भाग जहां पर रेनिवर की नोड होती है, ये श्वान कोशिका है, ये माइलिन आच्छद है, ये आपके तंत्रिकाक्ष वाला भाग है लंबा बेलना का, ये आपके साइटोन वाला भाग है जिसमें केंद्रक पाया गया है, निसेल्स कण व अन्य कोशिकांगे, ये आपके द्रुमाशय वाला भाग है जो क्या करती है, संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। इसका अंतिम भाग है जहां पर कई शाखाओं में फैल जाती है और यहाँ पर नोड पाई जाती है। लेकिन इसके अलग अगर दूसरी तंत्रिकाक्ष होगी तो उसके द्रुमाशय से इसका सिनेप्सिस का निर्माण, इसके संबंध बनेगा, सिनेप्सिस बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के प्रकार, कितने प्रकार की होती है। पहले बात करते हैं अपन संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका।
ये संवेदनाओं को क्या करती है, ग्रहण करने का कार्य करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। दूसरी होती है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका, यह संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है, बिल्कुल इसके अपोजिट कार्य करती है। तीसरी होती है मिश्रित या संयोजक तंत्रिका कोशिका, यह कैसी होती है, संवेदी भी होती है और प्रेरक भी होती है, यानी कि दोनों प्रकार की होती है और दोनों में संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें संरचना में, तो संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिका एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय प्रकार की होती है। तो संरचना के आधार पर क्या बात करें, अगर आधार पर बात करें तंत्रिका कोशिका, तो एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय तथा बहुध्रुवीय प्रकार की भी होती है। कुछ निम्न श्रेणियों में जंतुओं में अध्रुवीय तंत्रिका कोशिका भी पाई जाती है, कुछ जंतुओं में अध्रुवीय तंत्रिका कोशिका भी पाई जाती है। इनमें प्रवर्ध तो होते हैं परंतु उनमें कार्यात्मक विभेदीकरण नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने इसकी बात करी। अब देखते हैं आवेगों का संचार कैसे होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे तंत्रिका आवेगों का, आवेग का क्या है, संचार है। तो तंत्रिका आवेग का संचार की बात करें तो तंत्रिका तंतुओं का मुख्य कार्य क्या है, संवेदी अंग से उद्दीपन ग्रहण करना, क्योंकि मेन अंग वहीं से है। तो संवेदी अंगों से उद्दीपन ग्रहण करके उन्हें कहां तक पहुंचाना, मस्तिष्क तक पहुंचाना। मस्तिष्क में उनके क्या होता है, प्रेरणाओं को अपवाही अंगों तक लाना, यानी कि मस्तिष्क में उनका विश्लेषण होता है और फिर उन प्रेरणाओं को अपवाही अंग तक लाना। यह संपूर्ण कार्य किसके रूप में होता है, आवेग के रूप में होता है। पहले संवेदनाओं को ग्रहण करना, मस्तिष्क तक ले जाना, वहां उसको क्रियान्वित करना और उसके बाद अपवाही अंगों तक उन प्रेरणाओं को लेकर आना। ये सब कार्य किसके रूप में होता है, आवेग के रूप में होता है। तंत्रिका तंतुओं में आवेगों का संवहन एक विद्युत रासायनिक घटना है। कैसी घटना है, विद्युत रासायनिक घटना है, जिसके अंतर्गत आवेग स्वसंचारी विद्युत रासायनिक लहरों के रूप में तंत्रिका तंतुओं में से प्रसारित होते हैं। तो आवेग का क्या होता है, संचरण होता है। तो अगर बात करें तंत्रिका आवेग की चालन क्रिया को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहली बात करें, फर्स्ट पॉइंट बोले तो तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति, जो कि तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित विभिन्न आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप होती है। जो तंत्रिका तंतु में आयन होते हैं उनके आदान प्रदान से तंत्रिका आवेगों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। दूसरा है तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण या आवेगों का अंतरा तंत्रिकीय संचरण, जो कि आयनों के उपरोक्त आदान प्रदान के सभी संभव दिशाओं में संचरण के फलस्वरूप होता है, यानी कि सभी दिशाओं में क्या होता है, यह संचरण के फलस्वरूप इसमें उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगर सरल शब्दों में समझे तो इससे निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं कि विश्राम अवस्था के दौरान प्रत्येक तंत्रिका तंतु ध्रुवित अवस्था में रहता है। विश्राम होगा तो कैसी होगा, वो ध्रुवित अवस्था में रहेगा और किसी आवेग के उत्पन्न होने के कारण इसमें कौन सा विध्रुवण हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। यानी कि जब उसमें आवेग आएंगे, उत्पन्न होगा तो वो कैसा हो जाएगा, विध्रुवण, जो कि एक लहर के रूप में पूरे तंतु में फैल जाता है। तथा यहां लहर शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जितनी तेजी से यह विध्रुवण तंत्रिका तंतु में फैलता है उतनी तेजी से इसके पीछे पीछे प्रत्येक स्थान पर इसका पुनः ध्रुवण भी होता रहता है। तो जितनी तेजी से यह विध्रुवण होता है उसके पीछे पीछे वापस कौन सा होता रहता है, पुनः ध्रुवण भी होता रहता है। इसलिए इसको किससे तुलना की गई है, इसकी लहर से तुलना की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस आवेग को एक तंत्रिका तंतु से दूसरी तंत्रिका तंतु तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रक्रिया द्वारा युग्मानुबंधन, जिसे सिनेप्स से गुजरना पड़ता है, क्योंकि दो आप जानते हो सिनेप्स का निर्माण होता है एक तंत्रिका कोशिका को दूसरी तंत्रिका कोशिका के मध्य, तो वहां से भी इसको क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे तंत्रिका पेशीय संधि। ये संधि क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें तंत्रिका पेशीय संधि, तो किसी चालक तंत्रिका कोशिका में एक्सॉन की अंतिम शाखाओं पर जब तंत्रिका आवेग पहुंचता है, जो लास्ट वाले पॉइंट है तंत्रिका आवेग पहुंचता है, तो एक्सॉन के अंतिम सिरों के द्वारा विशेष प्रकार के संवेदी रसायन स्त्रावित किए जाते हैं। यानी कि उसकी शाखाएं एक रसायन का स्त्रावण करती है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। उन रसायनों को क्या नाम देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन नाम देते हैं। सिनेप्सिस पर तंत्रिका आवेग के इस संचरण को अंतःगर्थनी संचरण भी कहते हैं। सिनेप्सिस के जो है तंत्रिका आवेग के संचरण को क्या नाम देते हैं, अंतःगर्थनी संचरण नाम देते हैं। तथा दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्टिक नोब के कोशिका द्रव्य में जो दो आपके न्यूरॉन्स है, जो तंत्रिका कोशिका है, उनके बीच में जो सिनेप्टिक नोब है, उनके कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रदवी जालिका, ये जिसको चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसका एक भाग है। अंतःप्रदवी जालिका का एक भाग होता है ये। माइक्रोफिलामेंट्स
और अनेक सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है। तो वहां सिनेप्टिक नोब में के कोशिका द्रव्य में सारी क्या होती है, संरचना पाई जाती है। इसकी प्रत्येक पुट्टिका में न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जो सूचनाओं से संबंधित होता है, जो सिनेप्सिस के पार तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। जो सिनेप्सिस के पार जो है सूचनाओं के जो है तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए क्या माना गया है, उत्तरदायी माना गया है। न्यूरो हार्मोन द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका आवेग का पहुंचना रासायनिक युग्मानुबंधन कहलाता है। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा तंत्रिका आवेगों का एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचना युग्मानुबंधन कहलाता है। और वह युग्मानुबंधन जो चालक तंत्रिका और पेशीय तंतु के बीच पाया जाता है, किसके मध्य, चालक तंत्रिका और पेशी तंतु के मध्य पाया जाता है, तंत्रिका पेशीय संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्रिका पेशीय संधि कहलाता है। इससे पेशी में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। जैसे कि आपके दे रखा है कि ये आपके कैसे तंत्रिका कोशिका और पेशीय के मध्य जो पाया जाता है, यह तंत्रिका पेशी संधि कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तंत्रिका विभाजन कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो तंत्रिका विभाजन हमने मुख्यतः कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहले CNS, PNS, NS 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इस तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, जो शरीर की समस्त प्रतिक्रियाओं का क्या करते हैं बच्चों, नियमन करते हैं। इनकी उत्पत्ति किससे, भ्रूण के विकास के समय बनने वाली तंत्रिकीय नाल से होती है। इनकी उत्पत्ति भ्रूण के विकास के समय जो नाल बनती है उससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। आगे बात करें मानव मस्तिष्क, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। तो मेन टॉपिक हमारा कौन सा आता है, मानव मस्तिष्क। देखो बच्चों, मस्तिष्क है जो अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। हमारा मस्तिष्क है जो काफी कोमल अंग होता है, जो खोपड़ी के, यह क्या होता है, खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। यह किसमें उपस्थित होता है, खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में उपस्थित रहता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, जबकि नवजात शिशु में इसका भार 370 से 400 ग्राम तक माना गया है। मनुष्य में इसका आयतन देखें तो 1200 से 1500 सीसी होता है। यह चारों ओर की से तिहरी झिल्ली से घिरा होता है, यानी कि ट्रिपल लेयर से घिरा होता है। ये देखिए आपके मानव का जो मस्तिष्क दे रखा है 3 भागों में अगर हम बांटे, तो मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क आपके दे रखा होगा, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा एक और होता है आपके पश्चिम मस्तिष्क। तो ये 3 भागों में मस्तिष्क को बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी कई भाग होते हैं, जैसे कि ये प्रमस्तिष्क, एक ग्रहण पिंड होता है इसमें, जो गंध को ग्रहण करने का कार्य करता है। और ऐसे ही आपके मध्य मस्तिष्क में जो होता है, यह आपके देखने और सुनने से संबंधित होता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, इसमें पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क में विभाजित होता है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस भी पाया जाता है, जो कि इसका भाग होता है। और यहीं पर इसको पीयूष ग्रंथि का क्या होता है, कंट्रोल होता है। और पीयूष ग्रंथि ये मटर के दाने के समान पाई जाती है, क्योंकि इस पे कंट्रोल किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। तो इस तरीके से मस्तिष्क की संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह जो संरचना होती है, यह आपके अनुमस्तिष्क कहलाती है। जो सबसे बड़ा भाग जो प्रमस्तिष्क होता है, उसके बाद छोटा भाग कौन सा कहलाता है, अनुमस्तिष्क कहलाती है। और मस्तिष्क का अंतिम भाग महारंध्र से एक संरचना निकलती है, जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका यानी कि ड्यूरामेटर, मध्य झिल्ली को जाल तानिका यानी कि अरेक्नोइड, तथा भीतरी झिल्ली को मृदु तानिका यानी कि पाइयामेटर के नाम से जानते हैं। तो 3 झिल्लियां होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पाइयामेटर। मृदु तानिका में जो होता है, जैसे कि हमने बात की आपके पाइयामेटर में, रुधिर केशिकाओं का एक सघन जाल होता है, और इन्हीं के द्वारा मस्तिष्क को भोजन व ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि जो पाइयामेटर है, मृदु तानिका है, इसी के द्वारा भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और मृदु तानिका एवं जाल तानिका के मध्य तथा मस्तिष्क की गुहा में एक रंगहीन तरल स्वच्छ पदार्थ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य भरा रहता है। तो मस्तिष्क में कौन सा मेरुद्रव्य होता है, जो होता है रंगहीन होता है, यह होता है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य होता है, जो बाह्य आघातों से, जो मस्तिष्क है उसके बाह्य आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। मस्तिष्क को भी आगे जाके 3 भागों में बांटा, जैसे मैंने बोला। पहला है आपके अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी कई भाग होते हैं, जैसे हमने देखा ग्रहण मस्तिष्क। मनुष्य में यह कम विकसित होता है,
है क्योंकि प्रमस्तिष्क के दोनों ललाट पिंडों के निचले भाग पर एक एक अंडाकार व छोटा ग्राण पिंड स्थित होता है। ये जो गंध से संबंधित होता है यानी कि गंध का ज्ञान का केंद्र होता है। दूसरा आता है प्रमस्तिष्क। यह हमारे अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 80% विकसित होता है। यह प्रमस्तिष्क पर पाए जाने वाली दरारों को इसकी सतह जो प्रमस्तिष्क पर पाई जाने वाली दरारें हैं इसकी सतह धरातल में वृद्धि करता है और इसका बाह्य भाग घूसर द्रव्य ग्रे मैटर से बना होता है तथा भीतरी भाग जो होता है वह व्हाइट मैटर यानी कि श्वेत पदार्थ से बना होता है। तो बाहरी भाग तो किससे, घूसर पदार्थ से, और जो इसका भीतरी भाग है वह किससे बना होता है, श्वेत पदार्थ से बना होता है। यह गहरा अनुलंब विदर प्रमस्तिष्क को दाएं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बांटता है। यानी कि जो होता है जो सेरिब्रल भाग होता है इसका जो होता है एक अनुलंब विदर प्रमस्तिष्क को क्या करता है, दाएं बाएं प्रमस्तिष्क में बांटता है। कौन, अनुलंब विदर प्रमस्तिष्क। यह दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क दो गोलार्धों में बांटता है। मानव एवं सभी स्तनधारियों में दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टिका से जुड़े होते हैं, एक पट्टी से जुड़े होते हैं दोनों गोलार्ध, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, कार्पस कैलोसम देते हैं। तो प्रमस्तिष्क में जो दो गोलार्ध पाए जाते हैं दाएं और बाएं, ये कार्पस कैलोसम नामक पट्टी से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इस पट्टिका की उपस्थिति स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है या प्रमुख पहचान है कि यह स्तनधारियों में पाई जाती है। इसमें आगे बड़ा अग्र ललाट पिंड तथा पीछे जो होता है छोटा शंख पिंड पाया जाता है। आगे नेक्स्ट संरचना बात करें तो डायनसिफेलोन आती है, अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग। अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग को हम क्या नाम देते हैं, डायनसिफेलोन। यह भी ठीक इसके प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित होता है और इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथैलेमस की। यह भाग पीनियल ग्रंथि से संबंधित होता है तथा अपने ऊपर उपस्थित मृदु तानिका के साथ मिलकर अग्र कोराइड जालक का बनाता है। क्या बनाता है, अग्र कोराइड जालक का निर्माण करता है। किसके साथ मिलकर, मृदु तानिका से मिलकर। कौन, एपिथैलेमस। दूसरा आता है थैलेमस। यह दर्द, ठंड व गर्मी के अनुभव का कार्य करता है। और तीसरा आता है हाइपोथैलेमस। यह भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, उत्साह, पीड़ा, नींद व ताप नियंत्रण का केंद्र है तथा साथ ही ये वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो डायनसिफेलोन जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अतः डायनसिफेलोन ताप नियमन, उपापचय, जनन, द्रक पिंड, दृष्टि, ज्ञान आदि का नियंत्रण एवं नियमन करता है। हाइपोथैलेमस से ही पीयूष ग्रंथि लगी होती है। मैंने कहा ना, हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि लगी होती है और इसकी गुहा तृतीय निलय या डायोसील कहलाती है। इसकी गुहा क्या कहलाती है, तृतीय निलय या डायोसील कहलाती है, जहां पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे मोनेरा के छिद्र द्वारा पार्श्व गुहा से जुड़ा रहता है। कौन सा छिद्र होता है, मोनेरा का छिद्र होता है जिसके द्वारा ये पार्श्व गुहा से जुड़ा रहता है। दूसरा भाग आता है देखने और सुनने से संबंधित होता है, वह होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का भाग जो होता है, मस्तिष्क का जो मध्य भाग होता है, यह अपेक्षाकृत कैसा होता है, छोटा होता है। यह भाग मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मेरुरज्जु से जोड़ता है। इसका अधिकांश भाग प्रमस्तिष्क गोलार्धों द्वारा क्या होता है, ढका हुआ होता है। इसके अंतर्गत चतुष्क गोलार्ध या कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना जो कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना तथा क्रूरा सेरेब्राई पट्टिका आती है। इसके अंदर कौन आता है, इसके अंतर्गत कौन आता है, एक तो कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना तथा क्रूरा सेरेब्राई पट्टिका आती है जो पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि बीच वाला मस्तिष्क होता है। इस भाग में दृश्य तंत्रिकाएं, जो मैंने कहा आपके देखने और सुनने के संबंधित होता है। दृश्य तंत्रिका एक दूसरे को क्रॉस करती हुई तथा ऑप्टिक केएज्मा बनाती है, अर्थात यह देखने और सुनने में सहायक होती है। तो मध्य मस्तिष्क में आपके दो पिंड पाए जाते हैं, अर्थात चतुष्क गोलार्ध होता है जिसमें कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना या क्रूरा सेरेब्राई पट्टिका आती है और यह देखने और सुनने से संबंधित होता है। तीसरा मस्तिष्क आता है पश्च मस्तिष्क। यह मेरुरज्जु तथा बचे हुए मस्तिष्क के संपर्क बनाए रखता है। यह मेरुरज्जु और जो पश्चिम मस्तिष्क है शेष, उसमें संपर्क बनाए रहता है। इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं, जैसे पॉन्स। यह 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल उभार के रूप में मस्तिष्क के निचले तल पर स्थित होता है। यह श्वसन नियमन में भी क्या होता है, सहायक होते हैं। दूसरा आता है अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा होता है, आपके सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क होता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये कार्य क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह पेशियों को नियंत्रित करके प्रचलन
खेल कूदने, नाचने आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तीसरा आता है प्रमस्तिष्क गुच्छ, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे हम बोलते हैं। यह मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग होता है जो कपाल के महारंध्र से निकलकर मेरुरज्जु में स्थानांतरित हो जाता है। इसी के बाद क्या स्थित हो जाती है, महारंध्र से मेरुरज्जु स्टार्ट हो जाती है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वास की लय, हृदय स्पंदन, परिसंचरण, चीखना, कांसना, हिचकी, वमन, जीभ की गतियां आदि को क्या करता है, नियंत्रित और नियमन करता है। अब हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं। मानव मस्तिष्क के कार्य देखें तो सबसे मुख्य कार्य क्या क्या है कि मस्तिष्क शारीरिक गतिविधियों में समन्वय करता है और जिससे अंग तंत्र की कार्य प्रणाली और हार्मोनल प्रतिक्रिया एक साथ क्या करती है, कार्य करती है। तो मस्तिष्क क्या करता है, शारीरिक गतिविधियों का क्या करता है, समन्वय, जिससे अंग तंत्र की कार्य प्रणाली और हार्मोनल जो प्रतिक्रियाएं एक साथ कार्य करती है। यह शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेगों के द्वारा सूचनाएं क्या करता है, प्राप्त करता है, क्योंकि सभी सूचनाएं मस्तिष्क में जाती है। यह विभिन्न संवेदी अंगों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करता है और उनमें परस्पर संबंध करता है और उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यह संवेदी अंगों द्वारा मांसपेशियों और ग्रंथियों को अपना निर्देश भेजकर आवेगों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है और जिसके अनुसार अंग कार्य करते हैं, क्योंकि वहां से सूचना लेकर आते हैं। यह सूचनाओं को संग्रहित भी करता है बिल्कुल, और जिससे मानव व्यवहार को पिछले अनुभव के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। तो ये सूचनाओं को संग्रहित करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट भाग आता है इसका केंद्रीय तंत्रिका। दूसरा भाग है आपके मेरुरज्जु, या इसको सुषुम्ना भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। इसकी अगर हम चर्चा करें, इसकी बात करें बच्चे, तो मस्तिष्क है पुच्छ कपाली गुहा के बाहर एक लंबी और खोखली व बेलनाकार रचना के रूप में मानव की देह गुहा में रूपांतरित होता है। जो मस्तिष्क का पुच्छ कपाली गुहा के बाहर एक लंबी होती है, खोखली होती है, वो बेलनाकार रचना के रूप में मानव की देह गुहा में रूपांतरित होता है। इसी रचना को आप क्या नाम देते हो, मेरुरज्जु कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, मेरुरज्जु कहते हैं। इसकी केंद्रीय अक्ष में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव से भरी एक सकड़ी गुहा न्यूरोसिल होती है। तो इसके केंद्रीय अक्ष में क्या पाया जाता है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव से भरी हुई एक सकड़ी गुहा पाई जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूरोसिल। और मेरुरज्जु भी मस्तिष्क के समान 3 झिल्ली, जिसे हमने बोला ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाइया मैटर, है ना, इन तीनों झिल्लियों से क्या होती है, ढकी रहती है। इन झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है, भरा रहता है, जो कि कैसा आकृति का होता है, एच आकृति का होता है। मेरुरज्जु में घूसर और श्वेत द्रव्य, जैसे कि हमने वहां पढ़े थे, के भी स्थित होते हैं। मस्तिष्क जो से मस्तिष्क में पड़े बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं इसमें, अर्थात घूसर द्रव केंद्र में होता है, वहां बाहर था, और वहां अंदर कौन सा था, श्वेत द्रव। यहाँ श्वेत द्रव कैसा होता है, बाहर की ओर स्थित होता है। मेरुरज्जु की केंद्रीय नलिका घूसर द्रव में दसीवी होती है। जो केंद्रीय नलिका है मेरुरज्जु की, वह घूसर द्रव में क्या होती है, अंदर दसीवी होती है। घूसर द्रव में पंख सदृश उभार पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ, घूसर द्रव के पंख सदृश उभार पृष्ठ व प्रतिपृष्ठ दोनों ओर क्रमशः पृष्ठीय व अधर या प्रतिपृष्ठीय श्रृंग कहलाते हैं। जो घूसर द्रव के जो पंख के सदृश उभार, पंख समान जो उभार पाए जाते हैं, वह पृष्ठ व प्रतिपृष्ठ दोनों ओर के जो होते हैं क्रमशः पृष्ठीय व अधरीय प्रतिपृष्ठीय श्रृंग कहलाते हैं। वक्षीय व लंबर जो इसके भाग है, वक्षीय व लंबर क्षेत्रों में पार्श्वीय शंग भी पाए जाते हैं। जो वक्षीय और लंबर भाग होते हैं मेरुरज्जु के, वहाँ कौन से शंग पाए जाते हैं, आपके पार्श्वीय शंग भी पाए जाते हैं। मेरुरज्जु का पृष्ठ शल्क केंद्रीय नाल से पृष्ठ पट द्वारा जुड़ा रहता है। जो मेरुरज्जु का पृष्ठ भाग होता है वह शल्क केंद्रीय नाल से पृष्ठ पट द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। और मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। मेरुरज्जु के द्वारा ही क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न होती है, इसलिए उसको उसका केंद्र माना जाता है। तथा यह मस्तिष्क और मेरु तंत्रिकाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। यह किसका कार्य करता है, मेरु तंत्रिका और मस्तिष्क के बीच क्या करता है, सेतु का कार्य करता है। अब मेरुरज्जु के कार्य क्या क्या है, ये मेरुरज्जु के कार्य हम देखते हैं। तो इसके निम्न कार्य है। पहला कार्य बात करें तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता था। मेरुरज्जु के क्षतिग्रस्त होने पर मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होगी, क्योंकि उसका संचालन वहीं से होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, संतुलित करता है। यह मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से आने वाले आवेगों के लिए क्या करता है, मार्ग प्रदान करता है। यह पूरा हमने पढ़ा कौन सा, CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो आपके हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो दूसरा आपके टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दूसरा आपके कौन सा तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र।
अगर हम बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली जो धागेनुमा तंत्रिकाएं होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है। यानी कि तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने के लिए जो धागेनुमा तंत्रिकाएं होती है वही क्या कहलाती है, आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है। प्रत्येक तंत्रिका अनेक तंत्रिका तंतुओं का गुच्छा होती है। किसका? अनेक तंत्रिका तंतुओं का गुच्छा होती है। अधिकांशतः तंत्रिका तंतु ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित होते हैं। जो अधिकांशतः तंत्रिका तंतु होते हैं वो कौन सी क्रियाओं से? ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। ये तंत्रिकाएं भी दो प्रकार अर्थात मस्तिष्क से संबंधित कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से संबंधित मेरु या सुषुम्नीय तंत्रिकाएं होती है। ये दो प्रकार की होगी। अगर मस्तिष्क से संबंधित होगी तो कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से संबंधित होगी तो मेरु या सुषुम्नीय तंत्रिकाएं होती है। मानव में कपालीय तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी। और मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? आपके 31 जोड़ी होती है। इनमें से कुछ तंत्रिकाएं संवेदी और कुछ तंत्रिकाएं चालक तथा कुछ तंत्रिकाएं दोनों प्रकार की होती है, जैसे कि हमने तंत्रिकाओं के बारे में बात की। तीसरा प्रकार आता है आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो तीसरा प्रकार है आपके, यह वास्तव में परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा आपने दूसरा, यह उसी का ही भाग है जो अंतरांगों की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। जो अंतरांग है उनकी क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण और नियमन करता है। परंतु परिधीय तंत्रिकाओं के विपरीत यह भाग तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है। यह उसके अपेक्षा कैसा होता है? तुलनात्मक रूप से कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। इसमें आंतरांगों का दोहरा परस्पर विरोधात्मक नियंत्रण होता है। इसमें कैसा होता है? विरोधात्मक नियंत्रण होता है। इसके दो घटक होते हैं जो निम्नलिखित है। एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अगर इसकी बात करें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की, तो इसका संबंध उन आंतरांगिक प्रतिक्रियाओं से होता है जो ऊर्जा के वेग के साथ प्रतिकूल वातावरणीय दिशाओं में शरीर की सुरक्षा करती है। जो ऊर्जा को खर्च करने के साथ साथ क्या करती है? प्रतिकूल परिस्थिति में शरीर की क्या करती है? वातावरणीय दिशाओं में शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है। जैसे हृदय स्पंदन दर का बढ़ना एकदम से, रुधिर नलिकाओं का सिकुड़ना, रुधिर दाब का बढ़ना, लार का स्त्रवण कम होना आदि में ये कार्य करती है। दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी के बाद दूसरा आता है आपके परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो यह उन प्रक्रियाओं से संबंधित होता है जिसमें ऊर्जा का क्या होता है? संरक्षण होता है। वहाँ खर्च होती है, यहाँ ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित होती है। जैसे हृदय स्पंदन का धीमा होना, रुधिर नलिकाओं का शिथिलन, लार स्त्रवण में बढ़ोतरी, आहार नाल में कर्मानुकुंचन का बढ़ना आदि के साथ ही यह इंसुलिन का स्त्रवण तथा बाह्य जननांगों को उत्तेजित करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट आती है प्रतिवृत्ति क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है? समझना। जैसे मान लो कि मैंने एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। मैं चल रहा हूँ, गति कर रहा हूँ, या किसी में गति करते हुए मेरा पैर किसी नुकीली चीज़ पे आ जाता है, तो मैं वहाँ से तुरंत अपने पैर को क्या कर लेता हूँ? हटा लेता हूँ, पीछे हटा लेता हूँ। तो यह क्रिया कौन सी कहलाई? प्रतिवृत्ति क्रिया। यानी कि किसी भी, अगर जैसे एक और उदाहरण होता है गर्म जल को छूने पर वहाँ से हाथ को हटा लेना, तो यह क्रिया भी कौन सी हुई? प्रतिवृत्ति क्रिया। जो अचानक होती है वह क्रिया लगभग कैसी? प्रतिवृत्ति क्रिया के रूप में बात सकते। क्यों? क्योंकि हमने गर्म जल को छुआ तो उसके संवेदी कोशिकाएं हमारे अंदर वह क्या की? उनको संवेदांगों को लेकर हमारे मस्तिष्क में गई, वहां उसका विश्लेषण हुआ, वहां से चालक तंत्रिकाएं प्रेरणा को लेकर आई और हमने उससे हाथ वहां से हटा दिया। तो इस तरीके से एक प्रोसेस बनता है और यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवृत्ति क्रिया। और ये जो चाप बना, पूरा चक्र बना, यही क्या कहलाता है? प्रतिवृत्ति चाप कहलाता है। तो अध्ययन करते हैं इसी के बारे में। तो देखो बच्चों, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित या अनैच्छिक क्रियाओं को हम क्या नाम देते हैं? प्रतिवृत्ति क्रिया नाम देते हैं। जो स्वचालित होती है और अनैच्छिक रूप से होती है, हमारे किसी भी दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे स्वादिष्ट भोजन देखने पर लार का आ जाना, कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना, तेज प्रकाश में आंख की पुतली का सिकुड़ जाना, छींकना, खांसना आदि, ये सब कौन सी क्रिया है? प्रतिवृत्ति क्रिया है। ये क्रियाएं मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। प्रतिवृत्ति क्रियाएं तीव्र गति से होने वाली स्वचालित अनुक्रिया है। इसके संचालन में मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। आगे अगर बात करते हैं, जैसे कि इसमें ले रखा है, इसके संचालन में कौन भाग नहीं लेता है? मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट आता है प्रतिवृत्ति क्रिया की क्रियाविधि। क्या क्या प्रोसेस हो, क्रियाविधि क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तो इस प्रकार की क्रियाओं का सर्वप्रथम पता जो है वह हॉल ने लगाया था। किसने लगाया था? किसने बताया इसके बारे में? हॉल नामक वैज्ञानिक ने बताया। और मेरुरज्जु से प्रत्येक मेरु तंत्रिका
दो मूल रूप से निकलती है। कौन कौन सी निकलती है? एक तो निकलती है संवेदी तंतुओं से बना पृष्ठमूल और एक होता है चालक तंतुओं से बना अधरमूल। यानी मेरुरज्जु से प्रत्येक मेरु तंत्रिका दो मूलों के रूप में निकलती है। तो पहले संवेदी तंत्रिकाओं से तो कौन सा मूल बनता है? पृष्ठमूल। और चालक तंतुओं से कौन सा बनता है? अधरमूल बनता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया से संबंधित अंग एक चाप के रूप में उपस्थित रहते हैं। किस रूप में उपस्थित होते हैं? चाप के रूप में। जैसे कि देखते हैं, संवेदी अंगों द्वारा संवेदना प्राप्त होने पर, सबसे पहले संवेदना प्राप्त हुई, आवेगों की लहर पृष्ठमूल से होकर पृष्ठमूल गुच्छक में स्थित पृष्ठमूल में जाएगी। फिर वहां पृष्ठमूल में स्थित जो होते हैं, पृष्ठमूल गुच्छक में जो स्थित तंत्रिका कोशिका होती है तथा उससे तंत्रिकाक्ष से होती हुई मेरुरज्जु के गुच्छक द्रव्य में पहुंच जाती है। यानी कि जो संवेदन आवेग है वह संवेदी अंगों द्वारा संवेदना प्राप्त होंगे सबसे पहले, और वहां से पृष्ठमूल से होकर उसके पृष्ठमूल गुच्छ में जाएंगे। पृष्ठमूल गुच्छ में उसमें जो तंत्रिका कोशिका होती है वह तंत्रिकाक्ष से होती हुई कहां पहुंच जाएगी? गुच्छक द्रव्य में पहुंच जाती है, जिसके फलस्वरूप मेरुरज्जु से अनुक्रिया के लिए आदेश आते हैं और उन आदेशों को चालक तंत्रिका कोशिका उससे संबंधित मांसपेशियों में पहुंचती है और अंग क्या करता है? अनुक्रिया करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया को हम निम्नलिखित परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? कि वही संरचना आगे संवेदी अंगों से संवेदनाओं का संवेदी तंतुओं के द्वारा कहां तक? मेरुरज्जु तक आना, और मेरुरज्जु से प्रेरणा के रूप में अनुक्रिया करने वाले अंग की मांसपेशियों तक पहुंचने के मार्ग को हम क्या नाम देते हैं? प्रतिवर्ती चाप। जो भी ये क्रिया में जो भी प्रोसेस आए, जो मार्ग प्रदर्शित हुआ, इसे हमने क्या नाम दे दिया? प्रतिवर्ती चाप। अर्थात इनसे होने वाली क्रिया को ही क्या नाम दे दिया? प्रतिवर्ती क्रिया। इसको हम इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले उद्दीपन ग्रहण किया, ग्राही अंग था, त्वचा था, तो वहां पर उसने ग्रहण किया। इन संवेदनाओं को लेकर कहाँ गए हम लोग? पृष्ठमूल भाग में संवेदी न्यूरॉन तक आए। संवेदी न्यूरॉन ने उस सूचना को मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया। वहां से प्रेरक जो है वो प्रेरक न्यूरॉन अधरमूल वाले भाग में जो है वहां से यह संबंधित अंग तक पहुंचे, और हमने जो ये आवेग हमने उसके प्रति क्या किया? उसके प्रति अनुक्रिया की, हमने वहां से हाथ हटा लिया। तो यह जो मार्ग बना, यही मार्ग क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। और इसके प्रति जो होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब कितने प्रकार की होती है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। अगर हम बात करें प्रतिवर्ती क्रियाओं के, तो स्वभाव के आधार पर ये कितने प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया? दो श्रेणियों में। पहली बात करें तो प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। पहली बात करें तो कौन सी? प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी होती है? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं वंशागत, जन्मजात एवं ये कैसी होती है? वंशागत होती है, जन्मजात होती है और अनैच्छिक होती है। इन्हें प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। जैसे कि किसी विशेष उदाहरण जैसे समझते हैं, विशेष समय या ऋतु में जंतुओं का जनन करना, घोंसला बनाना, पक्षियों में देशांतरण आदि क्रियाएं अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। इन्हें जंतु स्वयं ही बिना किसी पूर्व अनुभव के ही कर सकते हैं, यानी कि इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना अनुभव के ही स्वयं ही अपने आप कर सकते हैं। तो ये कौन सी कहलाती है? प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। दूसरी होती है सरल या अनुबंधित या अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो ये जो होती है दूसरे प्रकार की, इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं को जंतु सीखने या प्रशिक्षण द्वारा होने लगती है, यानी कि इन्हें सीखने की आवश्यकता होती है। जो पहले प्रकार की थी आपके प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो दूसरी होती है सरल या अनुबंधित या अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रियाएं, इसको सीखना या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इन्हें उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। यह जंतुओं का सहज एवं वंशागत व्यवहार है। जैसे कुत्ते में भोजन को देखकर लार का टपकना, तैरना, गाना बजाना, नृत्य करना, पिन चुभने पर किसी गर्म वस्तुओं को छूने से हाथ का हटाना, ये सभी कौन सी क्रिया है? आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं के और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे खांसना। श्वसन मार्ग में भोजन पहुंच जाता है या किसी कारण श्वसन मार्ग में रुकावट आती है, तो फेफड़ों की वायु के दबाव के साथ तेजी से मुख के रास्ते बाहर निकलती है। तो वायु दबाव के साथ, जैसे श्वसन मार्ग में भोजन चला गया तो कोई अवरोध आ गया, तो वायु दबाव के साथ क्या फेफड़ों से बाहर निकलती है और उसके बदले मुख से बहुत सारी वायु अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके बदले मुख से बहुत सारी वायु कहाँ चली जाती है? अंदर प्रवेश कर जाती है। इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? खांसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम खांसी कहते हैं। और इस प्रकार के श्वसन मार्ग में आई रुकावट की वजह से वायु की क्षति की भी क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। यानी कि मुख के द्वारा हम एक्स्ट्रा वायु लेते हैं तो वो क्षति की पूर्ति भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है छींकना। इसमें फेफड़ों की वायु
जो होती है दबाव के साथ नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। यह भी श्वसन मार्ग में रुकावट उत्पन्न होने के कारण होती है। तीसरा आता है लार स्त्रवण। तो लार स्त्रवण की अगर हम बात करें तो भोजन के सामने आने पर लार का स्त्रवण होने लगता है, ये भी हमारे प्रतिवृत्ति क्रिया है। पलक का झपकना, नेत्र के सामने अचानक कोई वस्तु आ जाए तो पलक हमारी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और भी उदाहरण है, उबासी आना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, गर्म वस्तुओं पर हाथ या पैर लग जाने पर हटा लेना, ये सारी क्रियाएं कौन सी है? प्रतिवृत्ति क्रिया है। जैसे कि एक पावलोव नामक वैज्ञानिक था जिसने कुत्ते में भोजन को देखकर लार का टपकना प्रयोग पर अनुकूलित प्रतिवृत्ति क्रिया के विकास को समझाया था। आगे बात करते हैं प्रतिवृत्ति क्रिया का महत्व क्या होता है। तो इसके महत्व की बात करें यदि हम, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रतिवृत्ति क्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। क्या क्या लाभ है? प्रतिवृत्ति क्रिया मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है, अतः मस्तिष्क का कार्यभार भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यह तुरंत व तीव्र गति से होती है, अतः संभावित दुर्घटना को क्या कर सकते हैं? रोकने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट आता है जंतुओं में रासायनिक एवं हार्मोनल समन्वय। तो जंतुओं में रासायनिक एवं हार्मोनल समन्वय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त एक और तंत्र जंतुओं में विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं तंत्रों का क्या करता है? नियमन एवं समन्वय करता है, जिसे हम नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अलावा एक और होता है यह जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। अतः इस तंत्र की कार्यप्रणाली भी विभिन्न विशिष्ट, यानी कि इस तंत्र की कार्यप्रणाली में विभिन्न विशिष्ट रासायनिक पदार्थों को रासायनिक संदेशवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें जो भी रासायनिक पदार्थ है उनका उपयोग रासायनिक संदेशवाहक के रूप में लिया जाता है। अब ग्रंथियां पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आता है ग्रंथियां। कौन सा टॉपिक है? ग्रंथियां। शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण, जो शरीर की कई उपापचय क्रियाएं हैं, जो आवश्यक रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण ग्रंथि युक्त विभिन्न संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? ग्रंथियां। यानी कि उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण होता है और जो ग्रंथि युक्त संरचना होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? ग्रंथियां। ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की दे रखी है। कशेरुकी प्राणियों में जो 3 प्रकार की पाई जाती है, पहला है बहिस्रावी ग्रंथि। ये नलिका युक्त या प्रणाल ग्रंथियां होती है। कैसी होती है? नलिका युक्त या प्रणाल ग्रंथियां होती है। अतः इनका स्त्राव जो पदार्थ है वह नलिका द्वारा शरीर के विशेष स्थान या अंग तक पहुंचता है। यानी कि नलिकाओं में पदार्थ का क्या होता है? स्त्रवण होता है, जहां उसे कार्य करना पड़ता है, जैसे श्वेत, लाल तथा दुग्ध तेल ग्रंथियां आदि। नेक्स्ट होती है दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां। यह नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, अर्थात हार्मोन स्त्रावित करने वाली नलिका विहीन, वही बात आगे देखो बच्चों, नलिका विहीन ग्रंथियों को हम क्या नाम देते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वाहिकाएं नहीं होती है, तथा ये अपने स्त्राव को सीधे कहाँ स्त्रावित कर देती है? रुधिर में छोड़ देती है, और रुधिर के द्वारा यह अपने लक्ष्य कोशिकाओं तक या कई तक पहुंच जाता है, जिन पर यह हार्मोन्स क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं तक, जैसे कि थायराइड, पीयूष ग्रंथि आदि। यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों को हम क्या नाम देते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। यह अपने रस पदार्थ को क्या करती है? सीधे ही रक्त में छोड़ती है, और वह उसी के माध्यम द्वारा टारगेट कोशिकाओं तक, सेल तक पहुंच जाता है। तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियां, जो दोनों प्रकार की होती है। यह बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है, परंतु इनका कुछ भाग अंतःस्रावी, जैसे वही बात हो गई। इस प्रकार की ग्रंथियां मुख्य रूप से तो कैसी दे रखी है? बहिस्रावी, लेकिन कुछ भाग कैसा होता है? अंतःस्रावी प्रकार का भी होता है। तो इन्हें हम, जैसे कि आप जान सकते हो, अग्नाशय ग्रंथि। तो इस प्रकार से हम तीसरे प्रकार की पढ़ते हैं, कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारे मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो मानव में मुख्यतः पाए जाने अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो उनकी स्थिति इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। जैसे पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि है, ये एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, ये वृक्क ग्रंथि है, ये जनन ग्रंथियां है। तो इस प्रकार के हमारी बॉडी में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जो हार्मोन का क्या करती है? स्त्रवण करती है। अगर हम बात करें इसी क्रम को आगे, तो संरचनात्मक दृष्टि से ग्रंथियों के 3 पिंडों से निर्मित होती है, अग्रपिंड, मध्य पिंड और तीसरा होता है पश्च पिंड। तो ये 3 पिंडों से निर्मित होती है कौन? आपके यह ग्रंथियां। अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि, जिसके द्वारा यह हमारे गले में होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसकी कमी से जो होता है, इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन, उसकी कमी से और अधिकता से रोग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे गलकंड, गेंगा रोग, उसी से संबंधित है। आयोडीन की कमी से जो होता है,
तो उससे बात करते हैं। यह ग्रंथि स्वर्ध यंत्र के पार्श्व अधर तल पर स्थित द्विपालिश संरचना होती है। यह कैसे आकृति की होती है? एच आकृति की होती है। मनुष्य में इसका भार कितना 25 से 30 ग्राम होता है। यह मुख्य रूप से थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन का स्त्रवण करती है और जो कि क्या है, मुख्यतः आयोडीन का उत्पाद है। और आपको इसीलिए मैंने बताया घेंगा या गलकंड रोग बात की। हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है यह हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। अगर बात करें इसके प्रमुख कार्य की, तो आधारीय उपापचय दर जो कि बीएमआर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण करता है। ग्लूकोज के उपयोग व हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है तथा इसकी कमी से हृदय की गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। शरीर कैसा हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है। और मस्तिष्क कैसा हो जाता है? इसकी कमी से दुर्लभ हो जाता है। तो इस तरीके से इस हार्मोन की कमी हम पढ़ते हैं। दूसरी आती है ग्रंथि आपके पैराथायराइड ग्रंथि। यह भी इससे संबंधित ही है। थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर 4 अंडाकार पैराथायराइड ग्रंथियां स्थित होती है। यह मटर के दाने के आकार की होती है और थायराइड ग्रंथि पर ही क्या होती है? स्थित होती है। तीसरी ग्रंथि आती है और इस पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है? स्त्रवण भी होता है। तीसरी ग्रंथि आती है आपके एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। यह उदर में वृक्क के अग्र सिरे पर स्थित होती है। जो मैंने बताया था, ये किडनी, ये टोपीनुमा संरचना होती है। यह टोपीनुमा संरचना आपके कौन सी ग्रंथि कहलाती है? अधिवृक्क ग्रंथि या आपके कौन सी कहलाती है? एड्रिनल ग्लैंड कहलाती है। यह संख्या में एक जोड़ी होती है। यह वृक्क के भांति ही अधिवृक्क ग्रंथि भी 2 भागों में विभक्त होती है। जैसे वृक्क होता है ना, कोर्टेक्स और मेडुला, ऐसे ये भी 2 भागों में पाई जाती है। बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। और आंतरिक भाग क्या कहलाता है? इसका मेडुला कहलाता है। अगर बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथियों में वल्कुट भाग की ग्रंथियों का लगभग 90% भाग है। अगर बात करें हम लोग तो अधिवृक्क ग्रंथि में वल्कुट भाग ग्रंथि का कितना भाग बनाती है? ये 90% भाग है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो है किस प्रकृति के होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। यानी कि इसके द्वारा जितने भी स्रावित हार्मोन हैं वो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। और मध्यांश अधिवृक्क ग्रंथि केवल 10% भाग बनाती है और ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये 2 प्रकार के, जिसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम एड्रिनल ग्रंथि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ग्रंथि आती है पीनियल काय, यानी कि पीनियल ग्रंथि। यह छोटी चपटी और सफेद ग्रंथि है जो अग्र मस्तिष्क में डायेनसिफुलन के मध्य पृष्ठ तल पर एक खोखले ग्रंथि पर स्थित होती है। यह इसे एपिफाइसिस सेरेब्री, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्री भी नाम से भी जानते हैं। कौन सी ग्रंथि को? पीनियल काय ग्रंथि को। यह ग्रंथि किसका? मेलेटोनिन हार्मोन का क्या करती है? स्त्रवण करती है। यदि पीनियल काय को शरीर से निकाल दिया जाए तो अंडाशयों की वृद्धि क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए यह ग्रंथि कौन सी कहलाती है? पीनियल ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। यह भी क्या होती है? हृदय के आगे चपटी तथा द्विपिंडकीय रूप में स्थित होती है और यह शिशुओं में विकसित हो तथा वयस्क में छोटी होकर क्या हो जाती है? धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। और इसके पिंडकों द्वारा कौन सा? थाइमोसिन नामक हार्मोन क्या होता है? स्त्रावित होता है। तो ये कौन सी ग्रंथि पड़ी? थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय जैसे हमने बोला ये मिश्रित ग्रंथि है, बहिस्त्रावी भी होती है और अंतःस्त्रावी भी होती है तथा पाचन में सहायक होती है। और इसका अंतःस्त्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है। जो इसका अंतःस्त्रावी भाग कौन सा होता है? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है। और ये कोशिकाएं होती है, यह 3 प्रकार की जैसे दे रखी है और ये कई कार्य भी संपन्न करती है। जैसे पहले हम बात करें बीटा कोशिका। यह बीटा कोशिका होती है, आकार में बड़ी होती है तथा 70% भाग स्थित होती है। यह इंसुलिन हार्मोन का क्या करती है? स्त्रवण का कार्य करती है। दूसरी होती है अल्फा कोशिका, 20% भाग में स्थित रहती है और इसके द्वारा लगभग ग्लूकेगोन हार्मोन का क्या होता है? स्त्रवण होता है। किसके द्वारा? अल्फा कोशिका के द्वारा। तीसरी होती है डेल्टा या गामा कोशिका। यह आकार में छोटी होती है और 5% भाग में फैली हुई रहती है। इसके द्वारा सोमेटोस्टेनिन व वृद्धि हार्मोन रोधक हार्मोन का क्या होता है? स्त्रवण होता है। तो ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका। नेक्स्ट आता है जनन, यानी कि जनन। तो नर में जनन के रूप में एक जोड़ी वर्षण तथा मादा में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? अंडाशय। और ये द्वितीयक गौण लैंगिक गुण जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। आगे बात करते हैं हम हार्मोन्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों? हम हार्मोन्स की। अगर आगे हम बात करें तो हार्मोन्स एक सक्रिय संदेशवाहक पदार्थ है जिसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? समझना। ऐसा सक्रिय संदेशवाहक पदार्थ जो किसी बाह्य या अंतः उद्दीपन के कारण शरीर के किसी भाग की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होकर रुधिर के द्वारा पूर्ण शरीर में क्या हो जाता है? संचरित हो जाता है और जिसकी सूक्ष्म मात्रा ही
शरीर की कोशिकाओं की कार्यकी को प्रभावित करने के लिए काफ़ी मानी जाती है। जो सूक्ष्म मात्रा में ही शरीर की जो कार्यकी है उसको प्रभावित कर देता है, क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। यह भी एक प्रकार से संदेशवाहक पदार्थ है। अब बात करते हैं हार्मोन की। तो जंतु हार्मोन प्राय प्रोटीन, अमीनो अम्ल, स्टीरॉयड या इसके व्युत्पन्न होते हैं। जंतु हार्मोन किसके? प्रोटीन, अमीनो अम्ल या स्टीरॉयड से व्युत्पन्न होते हैं। इसका अणुभार क्या होता है? कम होता है एवं क्रिया के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। जब क्रिया हो जाती है उसके पश्चात जैसे एंजाइम तो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन यह क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और प्रथम जो हार्मोन है वो कैसा खोजा गया था? सिक्रेटिन खोजा गया था। और किसने खोजा था? ये बेलिस तथा स्टार्लिंग ने 1903 में इसकी खोज की थी, तथा अर्नेस्ट व स्टार्लिंग ने 1905 में हार्मोन शब्द का प्रयोग किया। तो अर्नेस्ट और स्टार्लिंग ने 1905 में किस शब्द का प्रयोग किया? हार्मोन शब्द का प्रयोग किया। उदाहरण है जैसे एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन स्टीरॉयड व पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन प्रोटीन्स के होते हैं। बिल्कुल, तो एड्रिनल ग्रंथि से स्टीरॉयड प्रकृति के और पीयूष ग्रंथि से प्रोटीन्स के प्रकृति के क्या होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। इन दोनों से बिल्कुल अलग थायराइड ग्रंथि से अमीनो अम्ल या अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन्स के रूप में स्रावित होते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि से तो कौन से हुए? आपके स्टीरॉयड प्रकार के। आपके पीयूष ग्रंथि से कौन से हुए? प्रोटीन्स प्रकार के। और थायराइड ग्रंथि से आपके कौन से होते हैं? अमीनो अम्ल या उसके उत्पन्न हार्मोन स्रावित होते हैं। अब देखते हैं हार्मोन की क्या क्या विशेषताएं होती है। हार्मोन का जो होता है अणुभार कैसा होता है? कम होता है, तथा जल में कैसे होते हैं? ये घुलनशील होते हैं। हार्मोन जो होते हैं कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं, अतः ऊतकों में सह विकर की तरह कार्य करते हैं। सभी हार्मोन प्लाज्मा कला के आर पार जा सकते हैं। हार्मोन ऊतक विशिष्ट दर्शाते हैं किंतु जातीय विशिष्ट नहीं होते हैं। एक विशेष हार्मोन विशिष्ट अंग या कोशिका पर ही प्रभाव डालता है, जिसे लक्ष्य अंग या लक्ष्य कोशिका कहते हैं, और यह प्रक्रिया अंग विशिष्टता कहलाती है। यानी कि एक हार्मोन क्या करता है? एक ही अंग जो है आपके लक्ष्य कोशिका है, लक्ष्य अंग है, उससे क्रिया करता है। आगे बात करें, हार्मोन जो है वो रासायनिक दूध की तरह भी कार्य करते हैं और उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग न लेकर उनकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी कि खुद भाग डायरेक्ट उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते, उनकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? प्रभावित करते हैं। हार्मोन शरीर में संचित नहीं होते हैं, अतः इनका संश्लेषण शरीर में निरंतर होता रहता है। यानी कि शरीर में तो संचित नहीं होते हैं, लेकिन इनका संश्लेषण लगातार होता रहता है। अब बात करते हैं हार्मोन्स की क्रियाविधि। जो नया टॉपिक है हमारा वह है हार्मोन्स के कार्य की क्रियाविधि। ये हार्मोन्स के कार्य की क्रियाविधि क्या है? तो बच्चों, हार्मोन्स निम्न 3 प्रकार से क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका कला की पारगम्यता में परिवर्तन करके। क्या करते हैं? सबसे पहले कोशिका कला की पारगम्यता में परिवर्तन करके हार्मोन पश्च युग्मानुबंधन कलाओं या बोल सकते हैं कि ग्राही अणुओं के साथ जुड़कर उनकी प्रोटीन संरचनाओं में बदलाव कर देते हैं। यानी कि जो हार्मोन होते हैं यह क्या करते हैं? पश्च युग्मानुबंधन कलाओं के ग्राही अणुओं के साथ, जो ग्राही अणु होते हैं जो उनके क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं और उनकी प्रोटीन की संरचना में क्या कर देते हैं? बदलाव कर देते हैं, जिससे कोशिका कला की पारगम्यता को विभिन्न आयनों के प्रति बदल देते हैं। जो कोशिका कला की जो पारगम्यता है आयनों के प्रति जो है वह क्या उसमें क्या कर देते हैं? बदलाव कर देते हैं, जिससे उपापचय दर भी बदल जाती है। क्योंकि उसकी पारगम्यता बदल गई आयनों के प्रति, तो उसकी उपापचय क्रिया की दर में भी क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हार्मोन से कोशिका कला की पारगम्यता में क्या करते हैं? उससे ग्राही अंग से जुड़कर उसको परिवर्तित भी कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, तो द्वितीयक संदेशवाहक के माध्यम से, जो द्वितीयक संदेशवाहक है उसके माध्यम से उपापचय में परिवर्तन करके कुछ हार्मोन कोशिका कला में उपस्थित ग्राही अणुओं के साथ जुड़कर कोशिका कला में उपस्थित एंजाइम को सक्रिय अथवा निष्क्रिय करते हैं। यानी कि जो यह हार्मोन है ये द्वितीयक संदेशवाहक के माध्यम से उपापचय क्रिया में परिवर्तन करके कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं? कोशिका कला में उपस्थित ग्राही अणुओं के साथ जुड़कर उसके एंजाइम में भी क्या कर देते हैं? उसको सक्रिय या निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे क्या होता है? कोशिकाओं की क्रियाशीलता भी प्रभावित हो जाती है। अर्थात द्वितीय संदेशवाहक के रूप में ये क्या करते हैं? ग्राही अंग से जुड़कर उसके अंदर उपस्थित कोशिका जो है आपके कला में उपस्थित एंजाइम है उनमें को सक्रिय या निष्क्रिय कर देते हैं, अर्थात उनको भी प्रभावित कर देते हैं, जिससे उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? प्रभावित होती है। और तीसरा कार्य क्या है इसका?
कि जीन स्तर पर परिवर्तन करके, यानी कि जीनों में परिवर्तन करके जीनी स्तर पर उनके अधिकांश हार्मोन क्या करते हैं, कोशिका में उपस्थित प्रोटीन ग्राही अणुओं के साथ जुड़कर, ग्राही अणुओं के साथ जुड़ेंगे कोशिका में और हार्मोन ग्राही संकुल बनाते हैं। पहले कौन सा संकुल बनाएंगे, हार्मोन ग्राही संकुल बनाते हैं और ये हार्मोन अणु कोशिका के केंद्रक में पहुंचकर सुप्त जीन को क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। पहले ग्राही अंगों से जुड़ेगा यह हार्मोन, उसके बाद एक संकुल बनेगा जो क्या कहलाएगा, हार्मोन ग्राही संकुल। उसके बाद ये कोशिका के केंद्र में पहुंचकर वो जो सुप्त जीन है उसको सक्रिय कर देता है और सक्रिय जीन को कैसा कर देता है, सुप्त कर देता है। तो ये दोनों प्रभावित जीन को भी क्या करते हैं, यह हार्मोन प्रभावित करते हैं, जिससे जीन से प्रभावित होने से प्रोटीन संश्लेषण की दर भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इस तरीके से इनके कार्य की क्रियाविधि के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्मोन स्त्रवण की पुनर्निर्वेशन क्रियाविधि। जो हार्मोन स्त्रवण की पुनर्निर्वेशन क्रियाविधि है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हार्मोन का स्त्रवण जो होता है उर्म, जो आपकी जो उम्र है, उम्र, रोजमर्रा के होने वाले कार्य, शरीर का स्वास्थ्य एवं शारीरिक दशा आदि पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त हार्मोन की रुधिर में मात्रा तथा सांद्रता पर भी उस हार्मोन का स्त्रवण निर्भर करता है। यानी हार्मोन की रुधिर में कितनी मात्रा है, सांद्रता कितनी है, उस पर भी क्या करता है, हार्मोन का स्त्रवण निर्भर करता है। एक हार्मोन की रुधिर परिवहन में मात्रा कम या अधिक होने से इसका विपरीत प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है, हार्मोन पर ही पड़ता है। यानी कि रुधिर परिवहन में मात्रा कम या अधिक हो जाएगी तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, हार्मोन पर ही पड़ेगा, हार्मोन के स्त्रवण पर पड़ेगा। अतः यह हार्मोन स्त्रवण की पुनर्निर्वेशन प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि इस तरीके से हार्मोन का स्त्रवण का प्रभावित होना क्या कहलाता है, हार्मोन स्त्रवण की पुनर्निर्वेशन प्रक्रिया कहलाती है। आगे बात कर रहे थे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है नकारात्मक पुनर्निर्वेशन नियंत्रण, यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रवण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो जो TSH हार्मोन है यह थायरोक्सिन हार्मोन के लिए प्रेरित करता है। लेकिन रुधिर में थायरोक्सिन की अत्यधिक मात्रा होने पर, अगर रुधिर में थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा हो गई तो पिट्यूटरी पर मंदक प्रभाव पड़ जाएगा। तो TSH हार्मोन जो है यह किसको स्त्रावित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा को प्रेरित कर रहा है। किसको, थायराइड ग्रंथि को कर रहा है कि आप क्या कीजिए कि थायरोक्सिन हार्मोन को स्त्रावित कीजिए। लेकिन यदि रुधिर में थायरोक्सिन की मात्रा अधिक हो गई तो पिट्यूटरी की मात्रा में है वह क्या हो जाएगी, उसकी क्रियाशीलता मंद पड़ जाएगी और पिट्यूटरी से ही किसका स्त्रवण होता है, कि TSH का होता है। जब पिट्यूटरी की मात्रा में मंदक आ गई तो TSH हार्मोन भी का स्त्रवण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नकारात्मक पुनर्निर्वेशन कर रहा है ना, तो इसके परिणाम स्वरूप रुधिर में थायरोक्सिन की मात्रा भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाए। लिंकेड है, देखो मैं समझाता हूं। TSH हार्मोन क्या करता है, थायराइड को प्रेरित करता है थायरोक्सिन हार्मोन की, कि आप थायरोक्सिन हार्मोन को प्रेरित कीजिए। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ गई तो फिर क्या होता है, रुधिर में पिट्यूटरी की हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आपको पता है पिट्यूटरी से ही TSH हार्मोन का क्या होता है, स्त्रवण होता है। तो पिट्यूटरी की कम होते ही तो TSH हार्मोन की मात्रा भी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे TS की मात्रा कम हो गई तो वापस समझना बच्चों, TS की मात्रा कम हो गई तो TSH हार्मोन की मात्रा कम हो गई तो फिर वापस थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे समझना, मैं समझाता हूं। सबसे पहले TSH हार्मोन है, इसने प्रेरित किसको किया, थायराइड ग्रंथि को। किसको प्रेरित किया, थायराइड को। और थायराइड को प्रेरित किसके लिए किया, थायरोक्सिन के लिए। किसके लिए प्रेरित किया, थायरोक्सिन के लिए। जैसे थायरोक्सिन मात्रा की में वृद्धि हुई, कौन सा, पिट्यूटरी हार्मोन जो है उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। और पिट्यूटरी कम होते ही TSH क्या हो गया, कम हो गया। और TSH कम होते ही वापस थायरोक्सिन में भी क्या आ गई, कमी आ गई। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से यह प्रभावित होता है और यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष अथवा नकारात्मक पुनर्निवेशन नियंत्रण कहलाती है। तो इस तरीके से यह क्रिया होती है। दूसरी होती है सकारात्मक पुनर्निवेशन नियंत्रण, जो आपके कैसी होती है, पॉजिटिव प्रकार की होती है। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन पश्चिम पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। जो OT हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह पश्चिम पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्त्रावित होता है।
ये बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है। इसका कार्य क्या है कि जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है। जैसे जैसे गर्भाशय में संकुचन बढ़ता जाता है वैसे वैसे टॉक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। जैसे संकुचन बढ़ेगा वो ऑक्सीटोसिन की मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई, और बढ़ने पर क्या हो गया, सकारात्मक पुनर्निवेशन नियंत्रण कहलाता है। तो इस तरीके से दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पादपों में समन्वय, कि पादपों में समन्वय कैसे होता है। अगर हम बात करें तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, वहीं पादपों में तंत्रिका तंत्र और पेशीय दोनों ही क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अतः वातावरण के प्रभाव से अथवा आंतरिक उद्दीपनों से संपूर्ण शरीर या शरीर का कोई अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट या गति कहते हैं। पादपों में गति जीव द्रव्य की संवेदनशीलता अथवा उत्तेजनशीलता के कारण होती है। जो पादपों में गति होती है वह संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता के कारण होती है। अतः पादपों में गतियों को भी हम कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला फर्स्ट हम बात करते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। जैसे हम बात करते हैं संवेदनशील पादप जैसे कि छुई मुई है, उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया दर्शाते हैं। यह क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया दर्शाते हैं। अतः पादप के सभी भाग में यह अनुक्रिया क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो पादप के सभी भागों में क्या करते हैं, अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, गति करते हैं। तो छुई मुई जो पादप है यह उद्दीपन के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। जैसे ही पादप को आपने स्पर्श किया उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और आदान प्रदान हो जाता है। और यह आदान प्रदान कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे स्पर्श होने की सूचना पादप की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक हो जाती है करने के लिए, यानी कि जो स्पर्श होने की सूचना पादप की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन का उपयोग किया जाता है। यानी सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत रसायन का उपयोग किया जाता है। पादपों में सूचना के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होता है, इसलिए पादप कोशिका जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आवृत्ति बदल लेती है। यानी कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल आपके कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। यह जल की मात्रा में क्या करती है, परिवर्तन करती है और अपनी आवृत्ति को बदल लेती है, जिससे फूलने और सिकुड़ने से उसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस प्रकार से आपके क्या होता है, गति होती है। नेक्स्ट होता है वृद्धि के कारण गति। ये तो हमने स्पर्श के कारण देखी थी, अब वृद्धि के कारण गति कैसी होती है। पादप वृद्धि करते हुए किसी विशिष्ट उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, और जब पादप में गति प्रदर्शित होती है तो वृद्धि दिशात्मक होती है। कुछ पादप जैसे मटर, कद्दू, खीरा अन्य पादपों के सहारे से या प्रतान के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जो होते हैं आरोहण पौधे होते हैं वह किसी के भी सहारे से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और यानी कि आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रतान स्पर्शन, जो प्रतान है, ये जो प्रतान है, जो तना है, यह स्पर्श के प्रति कैसे होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं। तो ये ऐसी गति कौन सी कहलाती है, वृद्धि के कारण गति कहलाती है। जैसे कि समझा रखा है, प्रतान का वह भाग जो आधार के संपर्क में होता है, बिल्कुल आधार के संपर्क में होता है, उतनी तेजी से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग करता है जो आधार से कैसा होता है, दूर होता है। इस प्रकार धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति क्या होती है, अनुक्रिया होती है। और इसके अंतर्गत भी दो प्रकार की गतियां आती है। एक होती है अनुवर्तनी गति, जो हमने पहली गति करते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ये गतियां क्या होती है कि ये गतियां पौधे के किसी भाग के एक पार्श्वीय दिशा से प्रभावित उद्दीपन के कारण होती है। तो ये गतियां किसके कारण उत्पन्न होती है कि पौधे के एक भाग में, किसी भी भाग की ओर, तो पौधे के किसी भाग में एक पार्श्वीय दिशा से प्रभावित उद्दीपन के कारण होती है। तो किसी एक भाग से उद्दीपन जब मिलता है तो यह इस प्रकार की गतियां संपन्न होती है और उत्पन्न होती है। अर्थात उत्पन्न हुई अनुक्रिया से पौधे के विभिन्न भागों में असमान रूप से वृद्धि होकर वक्रता आ जाती है। यानी कि किसी पादप के किसी एक भाग से आपने उसको प्रकाश दिया या कोई सा उद्दीपन दिया तो वह क्या करती है, एक तरफ ही क्या करती है, वृद्धि करती है, जिससे उसके पादप के जो पादप के भाग में है क्या आ जाती है, वक्रता आ जाती है। जैसे कि आपने ये दे दिया, एक सीधा पादप है ये, आपने इधर से इसको क्या दे दिया, उद्दीपन दे दिया, तो वृद्धि तो सभी भागों में होगी, लेकिन यह इधर की ओर वृद्धि ज्यादा करेगा तो इसके भाग में क्या आ गई है, वक्रता आ जाती है। तो इन गतियों में अनुक्रिया की दिशा में उद्दीपन की स्थिति पर निर्भर करती है। यानी कि इसकी अनुक्रिया किधर की ओर हो रही है, जिधर से आपको क्या मिल रहा है, उद्दीपन मिल रहा है, तो उद्दीपन की दिशा में यह क्या होती है, गतियां संपन्न होती है। यानी कि उद्दीपन के आधार पर भी यह भी क्या बांटी गई है, निम्न भागों में बांटी गई है। अगर प्रकाश के प्रति अनुक्रिया हो तो वह कौन सी कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। जैसे कि देखिए
कि जब पौधे के किसी भाग की गति प्रकाश उद्दीपन के द्वारा निर्धारित होती है, जैसे प्रकाश के द्वारा हुई, तो इसे प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। पौधे के कुछ अंग जैसे तना प्रकाश की ओर गति करते हैं, इन्हें धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति कहते हैं, और कुछ अंग प्रकाश के विपरीत गति करेंगे तो उन्हें ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति गति कहते हैं। दूसरा है, जैसे उदाहरण दे रखा है आपके, एक गमले में लगे एक छोटे पौधे को एक ऐसे बक्से में रखे जिसमें एक ओर से छिद्र खुला होता है, उद्दीपन उधर से सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो खुला होने के कारण प्रकाश केवल इधर से ही मिले, तब तने के शीर्ष भाग प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, और यह क्रिया ऑक्सीजन हार्मोन के प्रभाव से होती है। यानी कि जो पादप के शीर्ष भाग का है वह प्रकाश की ओर मुड़ जाना, और यही क्रिया किस हार्मोन के प्रभाव में होती है? ऑक्सीजन हार्मोन के प्रभाव में होती है। दूसरी होती है गुरुत्वानुवर्तन गति। इसमें उद्दीपन का कार्य कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल करता है। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधे के अंगों में होने वाली गति कौन सी कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। प्राथमिक जड़ें जो होती है सदा गुरुत्व केंद्र की ओर, यानी कि पृथ्वी की ओर क्या करती है? गति करती है। यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तथा इसके विपरीत तना जो तना है वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है, तो इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। यदि कुछ बीजांकुर को एक अंधेरे बक्से में विभिन्न दिशाओं में रखा जाए, तब हम देखते हैं कि जड़ें सर्वदा पृथ्वी की ओर, तना पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति करता है। यानी कि जो जड़ें होती है वो धनात्मक और जो तना होता है वह ऋणात्मक गति प्रदर्शित करते हैं गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं जलानुवर्तन गति। इसमें उद्दीपन का कार्य कौन कर रहा है? आपके जल कर रहा है, अर्थात पौधे के किसी अंग की गति जल अथवा नमी के उद्दीपन के कारण होती है, तो इसे जलानुवर्तन गति कहती है। जैसे जड़ें हैं वह नमी और जल की ओर बढ़ती है, तो ये कौन सी हो गई? धनात्मक जलानुवृत्ति गति हो गई। नेक्स्ट होती है रसायनुवर्तन गति। इसमें उद्दीपन का कारण कौन है? रसायन है। यानी कि परागकण किसी जायांग के वृत्तिकाग्र पर अंकुरित होकर अपनी पराग नलिका का विकास करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जो परागकण है वह जायांग जो वृत्तिकाग्र पर स्थित होकर पराग नलिका का विकास करते हैं, और वृत्तिका के अंदर होते हुए कहां तक पहुंच जाते हैं? अंडाशय तक जाते हैं। यानी कि वृत्तिका के अंदर होते हुए वृद्धि करते हैं, और यह वृद्धि पुष्प के अंदर उत्पन्न कुछ रासायनिक पदार्थों के कारण होती है। यानी कि यह जो वृद्धि हो रही है परागकणों की पराग नलिका की, यह वृद्धि रसायनों के कारण हो रही है, और यही वृद्धि आपकी कौन सी कहलाती है? रसायनुवर्तन गति कहलाती है। दूसरी गतियां होती है अनुकुंचन गतियां। दूसरी कौन सी गतियां पाई जाती है? अनुकुंचन गतियां। अगर इन गतियों की बात करें तो इस प्रकार की गतियों में पादप को उद्दीपन किसी भी ओर से मिले, गति एक पूर्व निश्चित दिशा में होती है। अब उद्दीपन पर निर्भर नहीं है, यानी कि उद्दीपन किसी भी दिशा से मिले, गति एक निश्चित दिशा पर होती है, अर्थात उद्दीपन का प्रभाव गति की दिशा पर नहीं पड़ता है। जैसे कि पहले प्रकाशानुकुंचनी गति। उद्दीपन क्या है? दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं बल्कि हम लोग, लेकिन इस पर प्रभावित नहीं करता है। जैसे वे अनुकुंचनी गतियां जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वे कौन सी कहलाती है? प्रकाशानुकुंचन गतियां। जैसे ऑक्जेलिस के पौधे की पत्तियां एवं पुष्प दिन के समय क्षैतिज स्थिति में तथा सीधे तने पर रहते हैं, परंतु रात्रि आते ही नीचे की ओर क्या हो जाते हैं? लटक जाते हैं, और इस प्रकार यह क्रम रात दिन चलता रहता है। इस गतियों को हम नैश गतियां भी कहते हैं। किसमें देखा हमने? कौन से पादप की पत्तियां देखी? ऑक्जेलिस पादप की पत्तियां। दिन में तो बिल्कुल स्थिर रहती है, क्षैतिज रहती है, रात्रि में लटक जाती है, तो इस प्रकार की गति कौन सी कहलाती है? प्रकाशानुकुंचनी गति कहलाती है। नेक्स्ट आता है स्पर्शानुकुंचनी गति। यह उद्दीपन कौन है? इसमें कीट का संपर्क है। जिस समय ड्रोसेरा की पत्तियों के सीमांत, जो ड्रोसेरा है पादप है, इसकी पत्ती के सीमांत ग्रंथि रोम किसी वस्तु से छू जाते हैं। जो इसके जो पत्ती के सीमांत है, जो इसके पास एक ग्रंथिल रोम है, किसी वस्तु को छू जाते हैं। जैसे एक पतंगे के शरीर से जब ग्रंथि रोम के स्पर्शानुकुंचन गति होती है, यानी कि किसी पतंगे के शरीर से छू जाते हैं, तो जिसके कारण पतंगा पत्ती के केंद्र में स्थित ग्रंथि रोम के साथ लग जाता है, जिससे पतंगा क्या करता है? उसके केंद्र में स्थित ग्रंथि रोम से जुड़ जाता है, और ये ग्रंथि रोम उद्दीपित होकर सीमांत ग्रंथि रोम को पतंगे के ऊपर ले जाते हैं, और इस प्रकार बाद में मुड़े ग्रंथि रोम के मुड़ने को रसायनुवर्तन गतियों में रखा जाता है। जबकि पहले मुड़े हुए सीमांत ग्रंथि रोम को
या ग्रंथि रोमों के मुड़ने को स्पर्शानुकुंचन गति में रखा जाता था। ये दोनों अलग अलग गतियों में रख लिया गया है। देखो बच्चों दोबारा रिपीट करते हैं इसको कैसे, कि ड्रोसेला की जो पत्ती है उसके सीमांत ग्रंथि जो है उसके अगर ग्रंथि रोम से अगर कोई पतंगा छू जाता है, अगर टच कर लेता है तो ग्रंथिल जो है स्पर्श कौन सी गति हुई, वह स्पर्शानुकुंचन गति हुई, क्योंकि उसको संपर्क में आ गया। जैसे ही वह उसके पतंगा उसके संपर्क में आता है, उसके केंद्र में आता है, ग्रंथि रोम से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पतंगा जैसे उस पत्ती के संपर्क में आया, संपर्क में आते कौन सी गति हुई, स्पर्शानुकुंचन गति। अब वो उसके केंद्र में क्या करेगा, ये जो ग्रंथि रोम है उससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जैसे वह उससे जुड़ेगा ये ग्रंथि रोम उद्दीपित होकर सीमांत ग्रंथि रोम को पतंगे के ऊपर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, अब इसके ग्रंथि रोम को पतंगे के ऊपर ले जाते हैं। इस प्रकार मुड़े ग्रंथि रोम मुड़ने से वो मुड़ने के जो मुड़े वो ग्रंथि रोम मुड़े वह कौन सी गति में रखा गया, रसानुवर्तन गति। स्पर्श किया तब कौन सी गति हुई, स्पर्शानुकुंचन गति। और वह जब ग्रंथि रोम मुड़ गए उस पतंगे पर तो कौन सी गति हुई, रसायनुवृत्ति गति हुई। जबकि पहले मुड़े हुए समांत ग्रंथि रोम को मुड़ने से स्पर्शानुगति में रखा गया था। पहले कौन से थे, वह स्पर्शानुकुंचन गति में रखा गया। बाद में किस में रखा गया, इसे रसायनुवर्तन गति में रखा गया। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को एक स्पर्शानुकुंचन गति को समझ सकते हैं जो कीट के संपर्क में आने से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापानुकुंचन गति, ये जो उद्दीपन का कार्य है इसमें ताप करता है। ये अनुकुंचन गतियां ताप की उपस्थिति में होती है। जैसे क्रोकस एवं ट्यूलिप के पुष्प अधिक ताप पाने पर खुल जाते हैं। जो इनके पुष्प पे ताप ज्यादा मिलता है तो वो खुल जाते हैं और कम ताप पर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट गति आती है कंपानुकुंचनी गति। जो उद्दीपन क्या होता है, इसमें स्पर्श होता है। पादप को स्पर्श करने पर होने वाली अनुकुंचन गति कंपानुकुंचनी गति कहलाती है। छुई मुई पादप के किसी भाग पर आघात करने या स्पर्श करने अतः गमले को हिलाने से पत्तियां क्या हो जाती है, बंद हो जाती है और पत्तियां नीचे की ओर लटक जाती है। और उद्दीपन हटने के कुछ समय पश्चात पत्तियां पुनः ऊपर अपनी पूर्वी दिशा में आ जाती है, अर्थात पत्ती फिर से पहली सीधी तनी अवस्था में आ जाती है। तो ऐसी गति कौन सी कहलाती है, कंपानुकुंचनी गति कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पादप में हार्मोन समन्वय। पादपों में किसके, हार्मोन समन्वय के बारे में बात करते हैं या पादप हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, जंतुओं के बाती जो जंतुओं में जैसे हार्मोन्स पड़े ऐसे आपके पादपों में भी पादप तंत्र की कार्य प्रणाली के लिए उचित समन्वय एवं रासायनिक पदार्थों के परिवहन के लिए रासायनिक हार्मोन की आवश्यकता होती है। हार्मोन शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम स्टार्लिंग ने किया। किसने दिया ये शब्द, स्टार्लिंग ने दिया। पादप हार्मोन विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, ये जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कहां पर, पादपों में। वे विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक हार्मोन भी कहते हैं। कौन से हार्मोन कहते हैं, इन्हें वृद्धि नियामक हार्मोन भी कहते हैं। सामान्यतः यह पादप की जड़ तने के शीर्ष से स्त्रावित होते हैं। कहां से स्त्रावित होते हैं, ये जड़ों से और तने के शीर्ष से स्त्रावित होते हैं और जैविक क्रियाओं का क्या करते हैं, यह नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, पादप हार्मोन की क्या क्या विशेषताएं, तो ये जड़, तना तथा कलिका के शीर्षस्थ विभ्योतक के बनते हैं तथा वृद्धि का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ये जड़, तना तथा कलिका जो होती है उनके शीर्षस्थ विभ्योतक के बनते हैं और क्या करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये अति अल्प मात्रा में ही प्रभावी हो जाते हैं, इनकी कम मात्रा में ही ये क्रियाशील होते हैं। सामान्य से कम या अधिक मात्रा में होने पर इनका पादप क्रियाओं पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर ये कम भी हो गए, ज्यादा भी हो गए तो भी पादपों पे क्या करते हैं, पादप क्रियाओं पे प्रभावित करते हैं। इनका पादपों से निष्कर्षण किया जा सकता है। जैसे हम बात करें, दो समूह में बांटा गया है। पहले हम बात करें पादप जो है हार्मोन, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ये पादप वृद्धि में सहायक होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, पादप तथा उसके विभिन्न अंगों में वृद्धि को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो है, ये सब कौन से हार्मोन है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। पहले बात करते हैं हम कौन से हार्मोन की, ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन की खोज सबसे पहले किसने की, वेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की, वेंट नामक वैज्ञानिक ने की। ये जड़ या तने के वृद्धि शीर्ष से स्त्रावित कार्बनिक पदार्थ है। ये जो इसके शीर्ष भाग है वहां से स्रावित कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्यतः कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं, यानी कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कर देंगे, दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये पादपों की विभिन्न जैविक क्रियाओं को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
अब हम है ऑक्सिन। ऑक्सिन की सबसे अधिक सांद्रता पादपों की शीर्ष विभजोतक एवं कलिकाओं में पाई जाती है। उदाहरण IAA इंडोल एसिटिक अम्ल, IBA इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल आदि है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात की, IAA के उसके ऑक्सिन के उदाहरण देखे। इसके कार्य क्या है ऑक्सिन हार्मोन के, तो इसके कार्य देखते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है आपके यह शीर्ष प्रमुखता को प्रदर्शित करता है। कैसे, ऑक्सिन शीर्ष कलिका में उपस्थित होता है। आपको पता है ऑक्सिन अभी बताया हमने कि शीर्ष कलिका में निर्मित होता है तथा उसको वृद्धि के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इसी गुण को हम क्या नाम देते हैं, शीर्ष प्रमुखता, क्योंकि इसके कारण पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि नहीं हो पाती है, परंतु शीर्ष कलिका को काट देने पर पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होने लगती है। यह शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा कार्य क्या है, यह क्या करता है, यह प्रवाह में ऑक्सिन की अधिक सांद्रता होने पर कोशिकाओं का क्या करती है, दीर्घीकरण करती है। जैसे कोशिकाओं का दीर्घीकरण होगा तने की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। विलगन क्रिया को क्या करती है, यह रोकती है। जैसे ऑक्सिन की सांद्रता कम हो जाने पर विलगन परत बन जाने से पत्तियां, फूल व फल गिरने लग जाते हैं, अर्थात 2,4-D IBA NAA आदि ऑक्सिन्स का छिड़काव करने से विलगन रुक जाती है, यानी कि विलगन क्रिया को अवरुद्ध करती है कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। आगे बात करते हैं प्रसुप्ति, डोरमेंसी। ऑक्सिन का प्रयोग करके कलिकाओं, बीजों तथा कंदों की सुप्त किया जा सकता है, जिससे इन्हें अधिक समय तक शीत भंडारण में रखा जा सकता है। यानी कि प्रसुप्ति क्रिया ये जो है इनको सुप्त किया जा सकता है किसके प्रभाव में, हार्मोन के प्रभाव में, और इसे लंबे समय तक शीत भंडारण में हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कार्य, प्रकाशानुवर्तन में कार्य होता है। पादपों में प्रकाशानुवर्तन गति भी ऑक्सिन के कारण होती है। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण कौन सी गति प्रदर्शित होती है, प्रकाशानुवर्तन गति प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट आता है कोशिका विभाजन। यह हार्मोन साइटोकाइनिन्स के साथ क्षति में है ना, जो अगर यह हार्मोन क्या होता है, साइटोकाइनिन के साथ अगर क्षति हो गई है तो कैम्बियम के विभाजन के समय, कलम बांधना के समय, ऊतक संवर्धन के समय यदि निश्चित मात्रा में प्रयोग किए जाए कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, तो कोशिका विभाजन भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार से इसके कार्य देखें। आगे नेक्स्ट कार्य आता है खरपतवार नाशक। जैसे कि आप जानते हो 2,4-D है ना, तो ये व्यापक रूप से द्विबीजपत्री पादपों में खरपतवार नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पादपों को भी प्रभावित नहीं कर पाता है। लेकिन यह एक बीजपत्री जो परिपक्व पादप है उनको प्रभावित नहीं किया जाता है, लेकिन द्विबीजपत्री पादपों में खरपतवार को नष्ट करने में इस 2,4-D ऑक्सिन नामक हार्मोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट किसमें कार्य है, अनिषेक फलन में। संतरा, नींबू, अंगूर, केला आदि ऑक्सिन के प्रयोग द्वारा बीज रहित फल बनाए जाते हैं, और फल बनने में निषेचन का प्रयोग न होने के कारण इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। जो बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है वह अनिषेक फलन कहलाता है। दूसरा हार्मोन आता है आपके जिब्रेलिन। इसकी खोज सबसे पहले जो वैज्ञानिक था कुरोसावा नामक जापानी वैज्ञानिक था, इसने की थी, और यह एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है। इसे जिब्रेलिन या GA भी कहा गया। यह कमजोर अम्लीय हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, यह कमजोर अम्लीय हार्मोन है। GA3 सबसे महत्वपूर्ण जिब्रेलिन हार्मोन माना गया। इसके कार्य क्या है जिब्रेलिन हार्मोन के, तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे जिब्रेलिन हार्मोन के कार्य। यह अनुवांशिक बोनेपन के पादपों का क्या करता है, वृद्धि करता है, अर्थात दीर्घीकरण में सहायक होता है। यह हार्मोन अनुवांशिक बोने पादप के दीर्घीकरण में सहायक होते हैं, जैसे मक्का व मटर। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन पर्वों की कोशिकाओं का भी दीर्घीकरण करता है। जो पर्व होते हैं बीच में पर्व संधियां, उनमें भी वृद्धि करता है, और इससे तने की लंबाई बढ़ जाती है। इस प्रकार के तने का लंबाई का बढ़ना कौन सा प्रभाव कहलाता है, बॉल्टिंग प्रभाव कहलाता है, पर्व में वृद्धि होने से। दूसरा आता है इसका कार्य दीर्घ प्रतिदीप्तिकालिता पादपों में पुष्पन, यानी कि जो LDP पादप है, लॉन्ग डे प्लांट है, उनमें पुष्पन की क्रिया को क्या करता है, यह हार्मोन पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। अब दीप्तिकालिता क्या होती है, देखो इसके बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे गार्डनर और एलार्ड। इन्होंने सबसे पहले दीप्तिकालिता के बारे में परिकल्पना को बताया। इनके अनुसार दिन व रात अथवा दीप्तिकाल का पादपों के कार्य की एवं पुष्पन पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। दीप्तिकाल के प्रभाव से पत्तियों में फ्लोरिजन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जो पादपों में किसके लिए उत्तरदायी माना गया है, पुष्पन क्रिया के लिए। अर्थात पुष्पन क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, फ्लोरिजन। दीप्तिकालिता के आधार पर ये निम्न वर्गों में बांटा गया है।
लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि अल्प दीप्तिकालिता प्रभाव, जिनको कम दीप्तिकाल यानी कि जो निर्णायक दीप्तिकाल है उससे भी कम अवधि के प्रकाश की अगर आवश्यकता होती है और पुष्पन क्रिया प्रेरित हो जाती है तो वह कौन सा प्लांट कहलाते हैं? शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। और यदि निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है तो उन्हें हम कौन से प्लांट कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि दीर्घ प्रतिदीप्त काल पादप कहते हैं, और इनको अल्प प्रतिदीप्तकाली पादप कहते हैं। इसका उदाहरण है चुकंदर, मूली, गाजर, आलू आदि। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसका कार्य क्या है? प्रसुप्ति को दूर करना। तो आलू के कंद और पादपों पर लगी शीतकालीन कलियों की प्रसुप्ति जिब्रेलिन द्वारा दूर की जा सकती है, अर्थात ये कंद व बीजों को अंकुरण के लिए भी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट कार्य क्या है? शीत उपचार का प्रतिस्थापन करना। जो द्विवर्षीय पादपों को जिब्रेलिन देने से इन पादपों को शीतकाल में प्राकृतिक तापमान की आवश्यकता नहीं रहती है और ये एक ही वर्ष में पुष्पन क्रिया कर देते हैं। यानी कि जो द्विवर्षीय पादप है उन द्विवर्षीय पादपों में आप जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव में एक वर्षीय में ही आप उसमें क्या कर सकते हो? पुष्पन क्रिया को प्रेरित कर सकते हो। नेक्स्ट कार्य अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है? बीजों का अंकुरण। यानी कि जिब्रेलिन जो हार्मोन है यह बीजों के अंकुरण में भी क्या होता है? सहायक होता है। जैसे कि कुछ पादप जैसे कि सलाद, तंबाकू में प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण होता है, परंतु जिब्रेलिन हार्मोन देने से यह अंधकार में भी क्या कर सकते हैं? अंकुरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है फलों में वृद्धि एवं पकना, यह भी जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव में होता है। यह फलों के परिवर्धन में भी उपयोगी है, जैसे अंगूर आदि, अर्थात इसके प्रयोग अंगूर के आकार व गुच्छे की लंबाई बढ़ाने में क्या करते हैं? काम में आते हैं। तो अंगूर के जो आकार व गुच्छे की लंबाई बढ़ाई जाती है वो किस हार्मोन के प्रभाव में बढ़ाई जाती है? जिब्रेलिन हार्मोन के में। इस क्रिया में जिब्रेलिन के प्रभाव से कुछ एंजाइम जैसे कि आपके प्रोटीएज, लाइपेज, अल्फा एमाइलेज संश्लेषित होकर बीज पत्रों में क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ को विलेय अवस्था में बदल देते हैं। तो ये इस तरीके से जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव में हमें विलेय अवस्था में खाद्य पदार्थ में प्राप्त होते हैं, जिससे ये भ्रूण को शीघ्रता से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम किसके कार्य पढ़ते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन के कार्य। नेक्स्ट आता है आपके कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। ये किसने बताया? मिलर और उसके सहयोगियों ने सर्वप्रथम इसे कहां से खोजा? खमीर और फफूंद के डीएनए से प्राप्त किया। तो मिलर और उसके सहयोगियों ने इसे सर्वप्रथम खमीर व फफूंद के डीएनए से प्राप्त किया, इसलिए इसे काइनेटिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसे? काइनेटिन, अर्थात जो न्यूक्लिक अम्ल के अपघटन से बनता है, जो न्यूक्लिक अम्ल के अपघटन से बनता है उसे हमने क्या नाम दे दिया? साइटोकाइनिन नाम, या सॉरी काइनेटिन नाम दे दिया। स्क्रुग एक वैज्ञानिक था। स्क्रुग ने नारियल पानी को काइनेटिन के समान पाया। नारियल के पानी को किसके समान पाया? स्क्रुग ने नारियल पानी को काइनेटिन के समान पाया। लेथम एवं उसके सहयोगियों ने प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन को अपरिपक्व मक्के के दाने में खोजा। तो मक्के का जो अपरिपक्व मक्के का दाना था उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन को किसने खोजा? सबसे पहले लेथम और उसके सहयोगियों ने खोजा और इसे जियाटिन नाम दिया। बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया? मक्के के कारण जियाटिन नाम दे दिया गया। और जियाटिन एक प्राकृतिक एवं सबसे अधिक सक्रिय साइटोकाइनिन है। जियाटिन जो है एक प्राकृतिक है और सबसे अधिक सक्रिय साइटोकाइनिन माना जाता है। आगे बात करें, अब बात करते हैं साइटोकाइनिन के कार्य। इसके कार्य निम्नलिखित है। पहला है कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा है कोशिका दीर्घीकरण एवं विभेदन। यह कोशिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है। केलस में कम साइटोकाइनिन व उच्च ऑक्सिन सांद्रता से जड़ों का तथा उच्च साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन की सांद्रता से प्ररोह का निर्माण होता है। यानी कि अगर बात करें हम कम साइटोकाइनिन और उच्च ऑक्सिन की सांद्रता लेंगे तो जड़ों का होगा निर्माण, तथा उच्च साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन लेंगे तो प्ररोह का निर्माण होता है। शीर्ष प्रभाविता का प्रतिकार। तीसरा है साइटोकाइनिन के कारण शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में भी पार्श्व कलिकाएं वृद्धि कर पाती है। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त ये जीर्णता में विलंब, पोषक पदार्थों का अभिगमन, हरित लवक में परिपक्वन, फ्लोएम में संवहन का नियंत्रण,
मूल के व्यास में वृद्धि, प्रसुप्त अवस्था को नष्ट करना, प्रतिरोधकता को बढ़ाना आदि कार्यों में भी क्या है, उपयोगी है। ये सारे हमने कौन से हार्मोन पढ़े थे, वृद्धि वर्धक हार्मोन। और अब दूसरे प्रकार के जो हार्मोन पढ़ रहे हैं वह है हमारे वृद्धि निरोधक हार्मोन। ये पादप हार्मोन जो होते हैं उनके अंगों की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं, जिसमें एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन दोनों को सम्मिलित किया गया है। जैसे पहला कौन सा पढ़ते हैं, एब्सिसिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। इसको कॉन्स और एडिकॉट ने क्या किया, कपास के पादपों की कलियों से अलग किया था। किसने, कॉन्स ने और किसने, एडिकॉट ने कपास की पादपों की कलियों से इसे अलग किया। यह मात्र कोशिका विभाजन को नहीं रोकता बल्कि पादप की संपूर्ण उपापचय क्रियाओं को भी क्या कर देता है, धीमा कर देता है। कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल वाला, जिससे सुषुप्त अवस्था या प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। ये क्या करता है, विभाजन को ही नहीं रोकता बल्कि उसकी उपापचय क्रिया को ही धीमा कर देता है। और यह अवस्था आपके सुषुप्त अवस्था या प्रसुप्त अवस्था कहलाती है, इसलिए इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन की तरह माना गया है। अब देखते हैं इसके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य है जीर्णता एवं विलगन, यानी कि एब्सिसिक अम्ल पत्तियों में विलगन एवं जीर्णता को उत्पन्न करता है और इसके छिड़काव से पत्तियां क्या होती है, शीघ्र झड़ जाती है, यानी कि जीर्णता और विलगन की क्रिया को ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। दूसरा कार्य क्या है, कलिका प्रसुप्ति। एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धि संदमक के रूप में कार्य करता है, अतः अनेक पादपों में कलिकाओं की प्रसुप्ति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यह प्रसुप्ति को क्या करता है, बढ़ाता है और उसको प्रेरित करता है। तीसरा कार्य है पुष्पन। एब्सिसिक अम्ल की उपस्थिति में कुछ अल्प प्रतिदीप्तिकाली पादपों का दीर्घ प्रतिदीप्तिकाली अवस्था में पुष्पन हो जाता है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है वो लॉन्ग डे प्लांट में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और जब दीर्घ प्रतिदीप्तिकाली पादपों में यह पुष्पन को क्या करता है, संदमित करता है। और ये जो एब्सिसिक अम्ल है ये लॉन्ग डे प्लांट को क्या करता है, उसमें पुष्पन की क्रिया को रोकता है। तो इस तरीके से ये पुष्पन की क्रिया को प्रभावित भी करते हैं। नेक्स्ट आता है बीज प्रसुप्ति में। तो एब्सिसिक जो अम्ल है परिपक्व भ्रूण की प्रसुप्ति को नियंत्रित करता है तथा अनुकूल परिस्थितियां न मिलने पर भ्रूण की वृद्धि को सुषुप्त अवस्था में ही रोके रखता है। जब तक उसके अनुकूल अवस्था नहीं आती है उसकी भ्रूण की सुषुप्त अवस्था को बनाए रखता है, अर्थात इस तरीके से बीज प्रसुप्ति को बनाए रखता है। सुषुप्त अवस्था क्या होती है, यह एक ऐसी अस्थायी अवस्था है जिसमें उपापचय की दर अत्यधिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब बीज सुषुप्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो यह अनुकूल अवस्थाओं में भी अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण है वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सिसिक अम्ल होता है। इस प्रकार एब्सिसिक अम्ल ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन के कार्यों का क्या करता है, अवरोध करता है। नेक्स्ट कार्य क्या है, रंध्रों का बंद करना। यह रंध्र के बंद होने की क्रिया को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारे इथाइलिन। यह पादप जगत का एकमात्र गैसीय हार्मोन है इथाइलिन। पादप जगत का एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन है। बर्ग ने इसे पादप हार्मोन सिद्ध किया। क्या कहा बर्ग ने इसे, पादप हार्मोन। और डी नेजुबो ने बताया कि इथाइलिन गैस जड़ की ट्रोपिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तित करती है। जो इथाइलिन गैस है वह जड़ की जो ट्रोपिक प्रतिक्रियाओं में क्या होती है, परिवर्तन करती है। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। यह जो अधपके फल होते हैं उनको पकाने में कौन सहायता करता है, इथाइलिन हार्मोन करता है। और फल को पकाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। इस कारण यह भी पादपों के लिए मुख्यतः वृद्धि निरोधक का कार्य करता है। आगे बात करते हैं इसके कार्य क्या क्या है। तो इसके कार्य, पहला कार्य देखते हैं फलों की वृद्धि एवं पकना। अर्थात इथाइलिन जो है फल की वृद्धि और उसके पकने को क्या करता है, प्रेरित करता है। इस हार्मोन का उपयोग सेब, कला, आम आदि को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। दूसरा कार्य है अनुप्रस्थ वृद्धि। अर्थात यह हार्मोन पादपों की अनुलंब वृद्धि को रोकता है और अनुप्रस्थ वृद्धि को क्या करता है, उद्दीपित करता है। नेक्स्ट है विलगन। इथाइलिन है यह पत्तियों, फूलों और फलों में विलगन क्षेत्र के निर्माण को क्या करता है, उद्दीपित करता है, यानी विलगन क्रिया को बढ़ाता है। नेक्स्ट है जड़ प्रारंभन। कम सांद्रता में इथाइलिन जड़ आरंभन और कलम से जड़ उत्प्रेरण, पार्श्व जड़ों तथा मूल रोम की वृद्धि आदि को क्या करता है, प्रेरित करता है। कब, कम सांद्रता में। जब सांद्रता कम होती है तो ये सारे कार्य कौन करता है, इथाइलिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट आता है पुष्पन। ऑक्सिन की भांति यह पुष्पीय पादपों में पुष्पन को क्या करता है, कम करता है, परंतु अनानास में पुष्पन की क्रिया को क्या करता है, यह प्रेरित करता है।